बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुबह के रंग एम न्यूज़ के संग। मैं हूं नाज़िश खटक और मेरा साथ दे रहे हैं नजमुल साकिब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। ख़वातीन और हज़रात, आज बजट 2026-27 पेश किया जाएगा पार्लियामेंट में, जहाँ पर वज़ीर ख़जाना जो है वो इस बजट को पेश करेंगे या इसहाक़ डार साहब जो है वो इस बजट को पेश कर सकते हैं। लेकिन कल इकनॉमिक सर्वे पेश किया गया जिसके ऊपर मुख्तलिफ तबसरे और तज्ज़िया आप लोग सुन रहे हैं। आज भी दिन भर ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा एम न्यूज़ पर, आप लोग उस ट्रांसमिशन को देख भी सकेंगे और हम अपने प्रोग्राम के भी किसी हिस्से में बात करेंगे बजट के हवाले से। बजट के ऊपर बहुत सारी जो है वो अपडेट्स आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। वेल वी होप कि आज फाइनली 12 जून को जब भी बजट पेश किया जाएगा तो ये फ्रेंडली बजट हो और एक सस्टेनेबल बजट हो, ग्रोथ के लिए बजट हो, और इसमें जो निचली सतह पर लोग हैं सोशल इकनॉमिक क्लासेस में से उनके ऊपर कम से कम बोझ पड़े। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले SIFC की कारकर्दगी के हवाले से ही बात करेंगे। SIFC की 3 साला सहूलतकारी के नतीजे में पाकिस्तान के IT शोबे में नुमायाँ कामयाबियाँ हासिल हुई हैं। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के 3 साला दौर में सहूलतकारी से पाकिस्तान का IT और डिजिटल शोबा तरक्की के नए मराहिल में दाखिल हो चुका है। SIFC के ताउन से पाकिस्तान में ITCN एशिया 2026 जैसे बड़े आलमी टेक इवेंट्स का इनेकाद मुमकिन हुआ। इंडस आई वीक 2026 जैसे प्रोग्रामों ने मसनूई ज़हानत और डिजिटल महारतों के फ़रोग में अहम किरदार अदा किया। इसी तरह सुपरनेट ग्लोबल की तोसी की गई जिसमें पाकिस्तान की डिजिटल बरामदात और ज़र मुबादला में नुमाया इजाफा हुआ है। वजारत IT की जानिब से AI सीखो 2026 के नाम से मुल्क भर में नई महारतें सिखाने का प्रोग्राम भी शुरू किया गया। इस साल पाकिस्तान के स्टार्टअप इकोसिस्टम की मजमूई वैल्यू $4 अरब से बढ़ गई, जो 2020 के बाद नुमाया तरक्की की वाज़ेह अलामत है। SIFC के ताउन से पाकिस्तान के IT सेक्टर को आलमी मयार, सरमायाकारी और डिजिटल तरक्की के एक मजबूत मॉडल में तब्दील किया गया। जैसे जैसे बजट के हवाले से कल इकनॉमिक सर्वे भी पेश किया जा रहा था तो ये बताया जा रहा था कि किस तरीके से मुल्क भर में इस वक्त कौन कौन सा शोबा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एंड नो डाउट उसमें IT जो है वो एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है। बिल्कुल, आई थिंक ऐसा ही है और वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस बजट में IT से रिलेटेड बहुत सारी मराहत देनी चाहिए, क्योंकि IT ही आगे का फ्यूचर इज़ ऑल बेस्ड ऑन IT। और जितना हमारी नौजवान नस्ल इससे मुस्तफ़ीद होंगी उतना ही पाकिस्तान बेहतर तौर पर तरक्की कर सकेगा। आगे बढ़ के आपको बताते हैं, सिविल और अस्करी क़यादत की कामयाब सिफारतकारी से पाकिस्तान आलमी मंजरनामे में नुमाया हो गया है। सिविल और अस्करी क़यादत की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, सिफारतकारी पाकिस्तान ने ईरान और इसराइल और अमेरिका के मामले में जिस तरह एक बहुत अच्छी सालसी का किरदार निभाते हुए मुज़ाकरात फ़र्स्ट फेज़ करवाया था, उसकी वजह से भी पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत सफारती लिहाज से आलमी मंजरनामे पर एक ऐसा तशख़्ख़ुस उजागर हुआ था पाकिस्तान का जो कि अनमिट है। ईरान, अमेरिका और जंगबंदी और ख़ित्ते के दीगर अहम मामलात में फ़ाल किरदार के बायस पाकिस्तान मोतबर ताकत के तौर पर उभर रहा है। पाक अमेरिका ताल्लुकात का नई बुलंदियों पर पहुँच गए हैं और दुनिया फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कामयाब डिप्लोमेसी की मुतारिफ हो गई है। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक सिर्फ 2 साल पहले तक भी अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुज़ाकरात में पाकिस्तान का किरदार नाकाबिल तसव्वुर था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाशिंगटन में पाकिस्तान की साख और सफारती हैसियत मौसर बनाई है। इसमें कोई शक नहीं, न सिर्फ ये हम कह रहे हैं बल्कि ये पूरी दुनिया कह रही है। अमरीकी जरीदे के मुताबिक पाकिस्तानी क़यादत ने पाक भारत जंग बंदी में पेशरफ्त का क्रेडिट ट्रंप को देकर सियासी बसीरत का मुजाहरा किया। ईरान अमेरिका जंग बंदी में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ट्रंप और दीगर आलमी रहनुमाओं से राब्तों पर मुश्तमिल सफारती मुहिम की क़यादत की। पाकिस्तान ने ईरान, अमेरिका, चीन और ख़ित्ते की बड़ी ताकतों के दरमियान अपनी जोग्राफियाई हिकमत अमली की सलाहियत को नुमाया किया है। और नो डाउट जिन दो मुल्कों के दरमियान 40 साल से ज़ायद की एक आप कह सकते हैं सेंक्शंस भी थी और एक दूसरे से वो जिस तरह कहते नहीं है कि बिल्कुल अज़ली दुश्मन हो, बात तक ना पॉसिबल हो, उनको एक टेबल पर बिठाना और उनके बीच मुज़ाकरात के अमल को अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से उसको मुमकिन बनाना, इट वाज अ बिग डील, इट वाज अ वेरी ह्यूज अचीवमेंट। एंड उसका जो सिरा है वो पाकिस्तान ने जोड़ा था और पाकिस्तान ही इस सफारतकारी को मुमकिन बना सका था। तो ये आई थिंक ता हयात दुनिया याद रखेगी कि पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस कितना उजागर हुआ है। ख़वातीन और हज़रात, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि शहरियों के लिए
डोर स्टेप पर पासपोर्ट की डिलीवरी का जो है वो एक सिलसिला शुरू करने का फ़ैसला किया गया है। और डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट की डिजिटल अपग्रेडेशन के हवाले से, जिसमें इजलास में शहरियों के लिए डोर स्टेप पर पासपोर्ट डिलीवरी सर्विस मुतारिफ करवाने का फ़ैसला किया गया। और मैं अक्सर ये सोचता होता था पासपोर्ट के ऑफिस में जाकर ही, और अक्सर ये नादरा के ऑफिस में भी जाके, कि ऐसी चीज़ें हमारे डोर स्टेप पे क्यों नहीं डिलीवर होती और उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है। आप इजाफी चार्जेस लें उसके, और उस इजाफी चार्जेस से इदारा भी कमाएगा और ऑन दी अदर हैंड जो एंड यूज़र है उसको भी फ़ायदा पहुँचेगा। तो ये ऐसी वो चीज़ें हैं जो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। हम दुनिया से बहुत पीछे चल रहे हैं और अभी भी ये इकदाम जो उठाया गया, आई होप कि इसको जो है वो कर लिया जाएगा तो बड़ा ही अच्छा रहेगा। आई थिंक हाँ, इकदाम हम जहाँ तक सिर्फ पेपर्स की बात होती है वहाँ तक तो हम उठा लेते हैं, बट जब अमली तौर पर उसको इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो हम कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जाते हैं। जैसे कि मैं कहना चाहूँगी, अभी पिछले अरसे में से हम यही सुन रहे हैं कि बहुत सारे डिपोर्टीज पाकिस्तान वापस आए थे और इवन कुछ ओवरस्टेज की वजह से भी आए थे, जिसके बाद पाकिस्तान ने 5 साल के लिए उनकी किसी भी तरह की नकलो हरकत पे पाबंदी लगा दी थी, जिसकी वजह से डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को बहुत सारा बिजनेस में भी इवन नुकसान हुआ। क्योंकि आई थिंक अगर ओवरस्टे का एक मामला सामने आता है, उसका एक पूरा लीगल प्रोसेस होता है, और अगर आप लीगल प्रोसेस के थ्रू वापस आए हैं तो विच मीन्स कि उसके बाद आप पर ये एलिगेशन या उसके बाद ये सैंक्शन लगाना गलत था। उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट का भी जजमेंट आई थी कि ये नहीं होना चाहिए, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी यही जजमेंट पास किए। उसके बावजूद जिनका नाम PCL में शामिल है वो PCL में ही हैं, और इनफैक्ट अब वहाँ पर जो लोग बेचारे अपने पासपोर्ट वहाँ से अनब्लॉक करवाने के लिए जा रहे हैं, उनसे इवन मुआवजा भी लेने की बात हो रही है। सो ये जो चीज़ें हैं ये हाईलाइट होने की ज़रूरत है, और ऐसी चीज़ें नहीं भी होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर हाई कोर्ट क्यों हम इंसाफ लेने जाते हैं, इंसाफ की हमें तवक्को होती है कि जो इंसाफ हमें मिलेगा वो इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा, लेकिन अगर हमारे इदारे उस चीज़ की पाबंदी या उसका एहसास नहीं करेंगे तो फिर आम आवाम से हम क्यों ही गिला करते हैं। यहाँ पर वो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो थे, उनकी पार्टी भी इस वक्त यही तो दावा कर रही है कि कोर्ट इजाज़त देती है मिलने के लिए, लेकिन मिलने नहीं दिया जाता। तो मुद्दा तो वहीं पर है कि जितनी भी चीज़ें हो रही हैं इस मुल्क में वो कोई किसी भी कानून के तहत नहीं होती हैं, और कानून सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए है। पेपर में लिखा हुआ कानून है, अमीर के लिए अलग कानून है, गरीब के लिए अलग कानून है। इस पर जितनी बहस की जाए, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 100 दिन इस पर बहस की जा सकती है कि यहाँ पर अमीर के लिए एक अलग कानून है, गरीब के लिए अलग कानून है। अमीर को किसी और तरीके से ट्रीट किया जाता है थाने के अंदर, गरीब को किसी और तरीके से थाने के अंदर ट्रीट किया जाता है। गरीब को अदालत की तरफ से इंसाफ मिल भी जाता है, लेकिन हमारे इदारे उस इंसाफ को नहीं मानते। एग्जैक्टली, ये बहुत सारी जो है वो तशवीशनाक सूरत हाल है, और इसी वजह से इंटरनेशनल रिपोर्ट्स जब इंसाफ के हवाले से बनती हैं तो पाकिस्तान का नाम बहुत नीचे चला जाता है, क्योंकि हमारी कोर्ट्स की बात सुनने को इदारे तैयार नहीं है, और इदारे इम्प्लीमेंटेशन जब तक नहीं करेंगे तब तक वो जस्टिस जो है वो उसकी कोई फ़ायदा नहीं है, अगर वो जजमेंट पास भी हो जाती है। और फिर हमारे यहाँ जब कानून लोग हाथ में ले लेते हैं तो फिर भी हम गिले करते हैं। तो फिर अब जब वो कानून और कोई ऐसी अदालत की तरफ से हुक्मनामा आता है तो कम से कम उसका तो पाबंदी और उसका तो एहसास कर लिया करें। एग्जैक्टली। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ख़वातीन और हज़रात के वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि हर बीमारी में हम नंबर 1 बनने जा रहे हैं। एक और दावा जी ये पाकिस्तान की तरफ से एक पॉलिटिशियन का सामने आया है जो कि इस वक्त के वफाकी वज़ीर सेहत हैं। तफसीलात के मुताबिक वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने जेनेटिक पॉलिसी के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि नई टेक्नोलॉजी और रिपोर्ट्स पर पाकिस्तान को अहमियत देना होगी। उन्होंने कहा कि 2030 में चौथी बड़ी पॉपुलेशन हम बनने जा रहे हैं, और इकनॉमिक क्राइसिस हैं इतने बड़े जो है वो हो चुके हैं कि उनको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि कोई वबा नहीं फूटी हुई, हस्पतालों में वबाई मर्ज़ की सूरत हाल है। हेल्थ केयर ने ये नेशनल सिक्योरिटी इशू है, हमारा निज़ाम बीमारी का निज़ाम है, अस्पताल बड़े पड़े हैं। शादी से कबल लड़का और लड़की का थैलेसीमिया टेस्ट लाजमी होना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि स्क्रीनिंग सेंटर बना रहे हैं, सालाना 2 से 300 बिलियन रुपए खर्च होते हैं इन बीमारियों पर। 1 माह के बाद पहली जेनेटिक पॉलिसी आ जाएगी, जिससे काफ़ी जो है वो आ जाती है नजम कि हम अस्पताल तो बना लेंगे, हम बेड्स भी लगवा लेंगे, हम स्क्रीनिंग की मशीनें भी लगा लेंगे कि लेकिन क्या हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है उसको पूरा करने के लिए। लास्ट टाइम जो सर्वे आया था कि अगर आजकल पाकिस्तान में डिप्रेशन और एंजाइटी का रेशो सबसे बढ़ रहा है, लेकिन हमारे पास नफ्सियाती मुआलिज जो हैं वो 20 लाख
पर एक बंदा आप कह सकते हैं कि इतना रेशियो है हमारे पास। तो हम अगर ह्यूमन रिसोर्स और हम उस चीज़ को फंक्शनल नहीं कर पाते तो क्या सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से लोगों के मसाइल लेट्स टॉक अबाउट द रियलिटी। ये सच है और इस सच में कोई दूसरी आर नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं, आप गवर्नमेंट अस्पताल में अपना इलाज करवाना चाहेंगी? Nobody would come। आजकल जो जिसकी थोड़ी बहुत इस्तात है to any government hospital including PIMS, polyclinic and large hospitals जहाँ पर मैं जाता हूँ अगर कवरेज के लिए जाना हुआ या किसी और दोस्त की वजह से जाना हुआ और वहाँ की हालत ज़ार देखकर रोना आता है और अफसोस होता है और उन जो लोग वहाँ पर मरीज़ होते हैं उन पर तरस भी आता है कि जिस तरीके से मिसट्रीट उनको किया जाता है, जो नर्सेस का रवैया होता है, जो डॉक्टर्स का रवैया होता है। वो गेट इट, आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा है, लेकिन इसका ये हरगिज़ मकसद नहीं है कि वो जो मरीज़ आ रहा है उसके ऊपर आप अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालें। और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए आई वुड डेफिनेटली नॉट गो टू एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन पाकिस्तान। जो अगर 25 करोड़ की आबादी है तो उसका 30% जो फीसद जो हिस्सा है वो लोग हैं जो गुर्बत की निचली सतह में जो है जी रहे हैं। तो वो बेचारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो डेफिनेटली अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्होंने सरकारी अस्पतालों में ही जाना है। और वहाँ अगर आप जाओ तो क्या होता है, ये पर्ची वहाँ से बनवा ले, ये पर्ची वहाँ ले जाएं, ये उसके पास ले जाएं, यहाँ डॉक्टर नहीं बैठा हुआ, आप वहाँ चले जाएं। अगर आपके साथ इवन मरीज एम्बुलेंस में है जिसे ऑक्सीजन तक लगा हुआ है, लेकिन फिर भी आपको कहा जाएगा कि जी हमारे पास बेड अवेलेबल नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या करें? तो मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से आपको लगता है कि आप सहूलियात पूरी दे रहे हैं। अवाम के जो मसाइल हैं वो गवर्नेंस के हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन के हैं, जहाँ हर हुकूमत तकरीबन एक्चुअली द थिंग इज कि इनकॉम्पिटेंट लोग जब आपके इदारों के अंदर बैठे होंगे तो वो इनकॉम्पिटेंसी वहाँ पर नज़र आएगी जब उसका काम पड़ेगा कि जो उसने काम करना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डॉक्टर्स, मैं पॉलिसी मेकर्स की बात कर रहा हूँ कि पॉलिसी मेकर्स जिस किस्म के लोग बैठे होते हैं और उनको न जाने क्या समझ आ रही होती है कि हम ये एक्शन ले लें, इसको ऐसे कर लें, वैसे कर लें। आती है। मैंने 5 अस्पताल बना दिए, मैंने 5 सड़कें ठीक करा ली, मैंने वहाँ 5 पंप्स लगा दिए थे, मैंने ये कर दिया था। इट्स जस्ट ऑल अबाउट कि हाँ आप गिनती पे गिनवा सको कि वाह जी आपने तो बहुत बड़े काम किए, लेकिन उससे लोगों को कितनी सहूलियात मुयस्सर हुई है इसके बारे में कोई नहीं पूछता। हमारी चैनल के लिए मैंने एक पॉडकास्ट किया था जवाद अहमद साहब के साथ। जवाद अहमद को बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन उनकी एक बात बिल्कुल दुरुस्त उसमें थी कि लेट्स टॉक अबाउट द रियलिटी। आपके मुल्क में इतनी हिपोक्रेसी भरी हुई है कि इतने हम लोग मुनाफिक लोग हैं कि वो सब काम जो हराम करार दिए गए हैं आपके आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक भी, वो तमाम तर जगहों पर होते हैं। आई हैव बीन टू दैट प्लेसेस, बहुत नहीं बेशुमार दफ़ा, जहाँ पर पार्लियामेंटेरियंस मौजूद हैं वो चीज़ें हो रही हैं, जहाँ पर ब्यूरोक्रेसी मौजूद है वो चीज़ें हो रही हैं, इदारे के लोग मौजूद हैं, आपके मुल्क के टॉप जो हायरार्की है वो वहाँ पर मौजूद होती है और वहाँ पर जिस किस्म की जो सारी चीज़ें चल रही होती हैं ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। और ये हिपोक्रेसी है कि आप जब उन पे बैन लगाते हैं आम आवाम के लिए और ख़ुद वही काम जो है वो अगर आपने सुना होगा तो बचपन में हम पढ़ते थे क्योंकि इस्लाम के नाम पर ही हमारा मुल्क बना है, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून आई थी कि मेरा बेटा रात को गुड़ खाता है तो आप उससे मना करें। उन्होंने कहा ठीक है, आप 2-3 हफ्ते या 40 दिन, आप मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, पर उसने कहा आप अपने बेटे को इतने दिनों के बाद मेरे पास वापस लेकर आए। वो जब लेकर आई तो उसने उस बच्चे को सिर्फ इतना ही कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बेटा गुड़ खाना अच्छी बात नहीं होती है, गुड़ ना खाया करो। उस खातून ने उनसे पूछा कि अगर आपने सिर्फ इतना ही बोलना था तो आपने मुझे इतने दिनों बाद क्यों बुलाया, ये बात आप उस वक्त भी कर सकते थे। तो उनका जवाब क्या था कि उस दिन हाँ मैं खुद गुड़ खाता था तो मैं उसको रोक कैसे सकता था, इसीलिए मैंने इतने दिन गुड़ नहीं खाया और आज मैं इस बात की उसको तरगीब दे सकता हूँ कि ना किया करें। एग्जैक्टली। आगे बढ़ते हैं और हॉकी की बात करते हैं। हॉकी इनफैक्ट हमने कल भी आपको बताया था कि फाइनली पाकिस्तान में हॉकी का रिवाइवल होने जा रहा है। इंटरनेशनल हॉकी की हम बात कर रहे हैं और इसी मकसद के हुसूल के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कौमी खेल हॉकी की बहाली के लिए एक बड़ा कदम, क्या कदम है कि जी उन्होंने 150 मिलियन रुपए ग्रांट की मंजूरी दे दी है। तफसीलात के मुताबिक सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ग्रांट एंड एड कंपनी का 5वां इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लिए 150 मिलियन रुपए ग्रांट मंजूर की गई। मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि पंजाब में हॉकी के रिवाइवल के लिए शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म प्लान तैयार कर लिया गया है। पंजाब भर के स्कूल्स और कॉलेजेस में हॉकी के मुकाबले करवाने का फैसला भी किया गया है। खिलाड़ियों को हॉकी किट्स और शर्ट्स, शूज़ बाकी सब भी दिए जाएंगे। खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए इंटरनेशनल कोचेस और मास्टर ट्रेनर्स हायर करने की मंजूरी भी दी गई है। Very nice. अब फाइनली हमें कुछ जो है इस
हॉकी के मैदान में कुछ नजर आएगा, क्योंकि इससे पहले ये बंदी जो है वो काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि जितने इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जितने पे ऊपर काम हो रहा है इस वक्त, उनके सम्राट देर से आना शुरू होंगे। 3 साल 2 साल का वक्त होता है आपके रिवाइवल का किसी भी चीज़ का, लेकिन जितने इकदाम ये उठा चुकी हैं और अगर उनको सिर्फ गिना जाए तो तकरीबन 100 से ज़्यादा तो इनके प्रोजेक्ट्स इस वक्त हो चुके होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन बात अगेन वही आ जाती है कि सिर्फ उनकी मंजूरी दे देने से जाहिर है वो वन मैन शो नहीं कर सकती है। वो हर जगह खुद जाके ये नहीं देख सकती है कि मैंने जो कहा था वो हो रहा है कि नहीं हो रहा। हाँ ठीक है, उनके पास जो शिकायत जाती हैं उसके बाद उनको तस्दीक करने जाना पड़ता है, या उसके बाद उनकी ज़ाहिर तवज्जो उस तरफ मबजूल हो जाती है। बट जाहिर है एक इंसान कितना ही कर सकता है। सो वो आई थिंक अगर एक सांचा बनाने की कोशिश भी कर रही है, वी शुड गिव दैट फॉर टू हर, इसका क्रेडिट उनको मिलना चाहिए। लेकिन उसके बाद फिर हम जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, हम उसका क्या करते हैं, ये एक अलग कहानी होती है। एग्जैक्टली जी, आगे बढ़ते हैं। ख़वातीन और हज़रात, हाथों के बल सीढ़ियाँ उतरने का आलमी रिकॉर्ड बनाया। नेपाल के एथलीट हैं हरिचंद्र गेरी, उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया। 31 साल उनकी उम्र है और चीन के शहर योनबिंग में ये कारनामा उन्होंने सर अंजाम दिया, जहाँ उन्होंने सिर्फ 44.7 सेकंड में 100 सीढ़ियाँ हाथों के बल उतर कर नया रिकॉर्ड बना दिया। आप लोग देख सकते हैं उनको। हरिचंद्र गिरा ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को बताया कि सीढ़ियों पर हाथों के बल चलना हमवार ज़मीन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जाविया मुख्तलिफ होता है और जिस्म पर दबाव भी ज़्यादा पड़ता है। चीन की मशहूर सीढ़ियाँ इस तजर्बे के लिए बेहतरीन जगह थी। उनका मकसद दिखाना था कि हैंड स्टैंड पर मुकम्मल कंट्रोल रखते हुए रफ्तार, दुरुस्तगी और हिफाजत तीनों को बरकरार रखा जा सकता है अगर आपकी प्रैक्टिस हो। बट हाउ डिफिकल्ट इट सीम्स लाइक, अब अगर आप सिर्फ इवन उसको देखें भी, करना तो मेरे ख्याल से दूर हो जाएगा, आप सिर्फ उनको देखें भी तो कितना मुश्किल लग रहा है। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि आपका ब्लड पूरे सर में आ जाता है, उसके बाद वैसे ही हम थोड़ी देर बाद गश खा के गिर जाएं। तो आई एम श्योर कि उनकी बहुत प्रैक्टिस रही होगी, उन्होंने बहुत स्टेमिना बिल्ड किया होगा। बट बात वही है कि ना, जब आपको किसी चीज़ के लिए जुनून होता है, पैशन होता है, तो फिर आप वो कर दिखाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं मायरा खान की बरतानिया के शाह चार्ल्स से मुलाकात हुई है। इसकी तो काफ़ी सारी वीडियोस भी आप देख रहे हैं। पाकिस्तानी टीवी और फिल्म की मारूफ अदाकारा मायरा खान ने कहा है कि जहनी सेहत पर बात करते हुए लोग अब भी शर्म महसूस करते हैं, इसलिए हमें दिमागी अमराज से मुतल्लिक आगाही बढ़ाने की ज़रूरत है। लंदन में ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट की तकरीब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मायरा खान ने ये बात कही। उनका कहना था कि ज़हनी अमराज भी दीगर बीमारियों की ही तरह है। मुआशरे में हरासानी और तशद्दुद के वाक़यात काबिल मज़म्मत है। माइंडसेट तब्दील करना और जिम्मेदारियों को मिसाल बनाना बहुत ज़रूरी है। अदाकारा ने शाह चार्ल्स से मुलाकात का अहवाल भी बताया और कहा कि बरतानिया के शाह चार्ल्स की ट्रस्ट सरगर्मियों में शिरकत अहम है। मेरी शाह चार्ल्स से बहुत अच्छी बातचीत हुई है, उन्होंने मेरा शुक्रिया भी अदा किया जो मैं काम कर रही हूँ, और वो बहुत चार्मिंग शख्सियत भी हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। उनका ये भी बताना था कि उन्होंने मेरे काम में काफ़ी दिलचस्पी जाहिर की और मुझसे पूछ रहे थे कि सब कैसा जा रहा है। ये देखें, इस तरह की जब इंगेजमेंट्स होती है तो हमें समझ आती है कि बेसिकली ह्यूमैनिटी जो है वो सबसे ऊपर है और उस चीज़ को बरोए कार रखा जाता है। उसके लिए कोई टेरिटरी, कोई बाउंड्री नहीं देखी जाती, बल्कि इंसानियत का जो जज्बा होता है वो आपको सरहद पार भी जो है लेकर जाता है। इवन उनका भी आपको ख्याल, उनका एहसास होता है। उसके लिए ये भी ज़रूरी नहीं कि आप उसी मुल्क के बाशिंदे हों। एग्जैक्टली जी, आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं। आप सभी को बचपन के एक नॉस्टैल्जिया में हिट करवाऊंगा और वो है स्कूबी डू कार्टून्स के हवाले से। आप सभी ने देखे होंगे। 57 ईयर्स के बाद स्कूबी डू को एनिमेटेड वर्जन से हटा के नेटफ्लिक्स ने अपने ओरिजिनल्स में स्कूबी डू ओरिजिन्स के नाम से ओरिजिनल असल शक्ल में उस जो है ना डॉग को पेश करेंगे और उसके ऊपर ये सीरीज़ जो है वो बनने जा रही है और उसकी पहली झलक जारी कर दी गई है, जिसके बाद मद्दाहों में ज़बरदस्त जोश देखने में आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं और बचपन में आप लोगों को याद होगा कि हम लोग स्कूबी डू कार्टून जब देखा करते थे तो बड़ा मज़े का जो है वो सिलसिला होता था, लेकिन अब उसकी जो है ना वो ओरिजिनल उसको यूज़ किया जाएगा और ये आप उस डॉग का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो इस वक्त देख रहे हैं। सो ये है वो डॉग जिसकी बात की जा रही है। I think everyone would love it because किसको स्कूबी डू नहीं पसंद था। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई भी फर्द होगा जिसको स्कूबी डू तो है ही है, उसके अलावा जो उसके बाकी कैरेक्टर्स हैं वो तो देखो, बाकी कैरेक्टर्स भी बिल्कुल उसी तरीके से इन्होंने डिज़ाइन किए हैं और उसी तरीके से लिया हुआ है। वाओ
ब्यूटीफुल। सो शेकी इसका जो है वो नाम था और शेकी का किरदार निभा रही हैं, जबकि वीडियो में शेकी पप्पी को गोद में जो है वो उठाता है और दोनों के दरमियान खूबसूरत दोस्ताना लम्हा तवज्जो का जो है वो मरकज़ बनता है। नेटफ्लिक्स की ये सीरीज़ जो है वो 8 एपिसोड पर मुश्तमिल होगी। कहानी के मुताबिक कैंप रूबी स्पेयर्स में गर्मियों की आखिरी छुट्टियों के दौरान जो है वो शेकी और डिफेंसी एक पुरस्कार मामले में उलझ जाते हैं, जिसके बारे में ये कहानी है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक सीरीज़ की शूटिंग अप्रैल 2026 में अमरीकी शहर एटलांटा से शुरू हो चुकी है, जबकि उसे 2027 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया जाएगा। हम पूरी कहानी तो आपको नहीं बताएंगे, डेफिनेटली आपको खुद ही देखनी पड़ेगी, लेकिन मुझे अभी बड़ा इश्तियाक हो रहा है कि जैसी आए तो मैं तो ज़रूर देखूँ। बिकॉज आई यूज्ड टू बी अ फैन ऑफ कार्टून्स एनीवे, मुझे बहुत पसंद होती थी और स्कूबी डू तो मैं हर वक्त ही देखती थी। स्कूबी डू, टॉम एंड जेरी, आई थिंक ये अगर मैं 24 घंटे भी देखती रहूँ तो आई कैन नेवर गेट इनफ ऑफ इट। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें फीफा वर्ल्ड कप 2026 का ड्रामाई आगाज़ हुआ है और 3 रेड कार्ड्स का मुनफरिद रिकॉर्ड कायम। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज़ ही गैर मामूली अंदाज में हुआ, जहाँ इफ्तिताही मैच से न सिर्फ शायकीन को महसूस हुए बल्कि फ़ुटबॉल तारीख में एक नया और मुनफरिद बाब भी रकम हुआ है। मेक्सिको के तारीखी स्टेडियम में खेले गए इफ्तिताही मुकाबले में मेज़बान मेक्सिको ने जनूबी अफ्रीका को 2-0 से शिकस्त देकर मैच के दौरान रेफरी ने गैर मामूली सख्त फैसले करते हुए मजमूई तौर पर 3 रेड कार्ड्स दिखाए, जिनमें जनूबी अफ्रीका के 2 और मेक्सिको का 1 खिलाड़ी शामिल था। आगाज़ किया, ताहम इस मैच की असल तवज्जो स्कोर से ज़्यादा मैदान में पेश आने वाले वाक़यात पर ही रही। ये पहला मौका है कि वर्ल्ड कप की तारीख में इफ्तिताही मैच में इतनी बड़ी तादाद में रेड कार्ड सामने आए। दिलचस्प अमर यह है कि फीफा वर्ल्ड कप की तारीख में से कबल सिर्फ चंद ही मौके या मैचेस ऐसे हुए हैं जिनमें 3 या इससे ज़ायद कार्ड्स दिखाए गए हैं, जबकि 2006 के एडिशन में पुर्तगाल और नीदरलैंड के मुकाबले में रिकॉर्ड 4 रेड कार्ड्स सामने आए थे। एग्जैक्टली। सो मेक्सिको ने अपने ही जो है वो होम ग्राउंड पे खेलते हुए पहला मैच अपने नाम कर लिया है। मैच वाज एक्साइटिंग, बहुत आप लोग देख रहे हैं। और इससे एक और चीज़ भी जाहिर होती है, अमेरिकन हॉलीवुड में जब आप फिल्म्स देखते हैं सो मेक्सिको को हमेशा एक जो है ना ख़ास ग्लेयर सा जो है वो लगा के दिखाया जाता है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि मेक्सिको भी 1900 में अभी तक जी रहा है। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है मेक्सिको में। और ये भी एक प्रोपेगेंडा एजेंडा होता है जो पूरी दुनिया को दिखाया जाता है कि मेक्सिको की ट्रैवलिंग भी लोग ना करें, क्योंकि वहाँ पर कुछ देखने को है ही नहीं। वहाँ पर तो ड्रग्स के कार्टल्स हैं और वहाँ के लोग भाग के अमेरिका चले जाते हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। और वो आप लोग मैच की मेज़बानी से देख ही सकते हैं कि अब मेक्सिको में कितने कमाल के स्टेडियम्स बने हुए हैं, क्या कमाल के ऑडियंस है, पूरी दुनिया से लोग वहाँ पर जा रहे हैं। सो डू एंजॉय द फीफा वर्ल्ड कप 2026। हम लेंगे एक ब्रेक, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे अपने प्रोग्राम को। कहीं मत जाएं, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूवर्स। बजट 2026-27 आज पेश किया जाएगा पार्लियामेंट में। कल इकनॉमिक सर्वे पेश किया गया, उसके ऊपर तबसरे और तज्जिया आप लोग देखते रहे हैं। लेकिन आज का ये जो बजट है ये कैसा होगा और 2025-26 के जो हमारे अहदाफ थे उसको हमने मुकम्मल किया या नहीं किया, क्योंकि बज़ाहिर कल की वज़ीर ख़जाना साहब की स्पीच और नंबर्स गेम को हम लोग देखें तो पाकिस्तान ने हर शोबे में तरक्की की है सिवाय 1-2 शोबों के, और पाकिस्तान की बरामदात में भी इजाफा हुआ है। लेकिन चावल ने पाकिस्तान की बरामदात को जो है वो नुकसान पहुंचाया। ओवरऑल पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा था 2025 और 26 में। तो आइए जानते हैं कि वाकई में तरक्की कर रहा था या नहीं कर रहा था, और ये जो आने वाला बजट है ये सस्टेनेबल होगा, ग्रोथ के लिए होगा या IMF के प्रोग्राम की वजह से मज़ीद कुछ डैमेज हो सकता है। इसी के ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर इकोनॉमिस्ट थ्रू वीडियो लिंक हमारे साथ मौजूद हैं जनाब तलत अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम तलत साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। तलत साहब, कल इकोनॉमिक सर्वे की स्पीच जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो आपने भी सुनी होगी, क्या सबसे पहले उस पर मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगा प्लीज़। हेलो जी जी, आप तक आवाज़ आ रही है तलत साहब? जी आ रही है जी तलत साहब, मैं पूछना चाह रहा हूँ कल इकोनॉमिक सर्वे, जी प्लीज़। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब ने जो इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया है पिछले साल की कारकर्दगी में उन्होंने पेश की, तो उसमें आप देखें जो एक ख़ास चीज़ नज़र आती है कि गवर्नमेंट ने कुछ टारगेट मिस कर दिए हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं है। जो ग्रोथ का टारगेट जो है जो कि ऑलरेडी लो था 4% के करीब 4.2%, वो अचीव नहीं कर पाई है हुकूमत।
बिल्कुल। और गवर्नमेंट ने ये टारगेट मिस किया 3.7 तक ग्रोथ होगी। उसकी कई वजूहात हैं, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और सर्विसेज जो है ना उसका यानी अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन परफॉर्म नहीं कर पाए। एग्रीकल्चर में जो बेसिकली मेजर क्रॉप्स थी ना उनमें खासा बड़ा शॉर्टफॉल है। जी जी। फॉर एग्जांपल जो है कपास है, कॉटन है, इसमें जो है ना जो कॉटन बेल्स होती थी 14-15 बिलियन के करीब, 8 से 10 साल पुरानी बात है, और इसमें इतना पोटेंशियल है पाकिस्तान में कि कॉटन ग्रो कर सकता था। वो बहुत ही गिर के ग्रेजुअली गिर रही थी और इस साल जो है ना ये 7-8 बिलियन के करीब आ गई है। तो एक तो ये बात है। दूसरे राइस जो है जी। हमारी एक्सपोर्ट्स भी मुतासर हुई हैं, मेनली बिकॉज ऑफ द राइस, उसकी भी प्रोडक्शन ठीक नहीं थी और पिछले साल एक्सपोर्ट मुतासर हुई हैं। और आप देखें कि मैन्युफैक्चरिंग में भी जो है ना शॉर्टफॉल रही है, कमी रही है। तो ये सब इसका सारा इम्पैक्ट टोटल जो माशी नशोनुमा है, जो ग्रोथ टारगेट था, उस पे इसका असर पड़ा है। अच्छा तलब साहब, कई बुनियादी जी बताइए। इसमें ये चीज़ जिक्र की गई है कि तामीरात और बड़ी सनतें और मवासलात के शोबे जो हैं उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, जिसमें तामीरात में 3.8% से 5.7% हासिल हुआ, बड़ी सनतों में 3.5% के मुकाबले में 6.1% साबित हुआ और मवासलात में भी 5% के मुकाबले में 7.5%। अगर हम इन नंबर्स को देखें तो ये तो मेरा ख्याल है जो अहदाफ मुकर्रर किए हुए थे उनसे भी आगे निकल गए हैं। हाँ, ये मार्जिनली लास्ट ईयर जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ सेक्टर की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ हुई है और उससे पिछले साल देखें वो मैन्युफैक्चरिंग इस लेवल पे नहीं थी, और लेकिन कई साल पहले देखें जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका पोटेंशियल जो है वो 7 से 8% पर एनम के हिसाब से लार्ज स्केल का। आप 2022-23 की बात देखें तो 2021 में 22 में ये ग्रोथ रेट रहे 8% तक, और ग्रेजुअली उसके बाद ये डिक्लाइन होती है, हत्ता कि एक दफ़ा तो ये 2022-23 में ये नेगेटिव हो गई थी। तो बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस अब जो है बेहतर हुई है रिवाइव, या क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो ताल्लुक है वो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग से भी होता है, और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हाई थी, यानी इंटरेस्ट रेट हाई था। 22-23-24 जो है ना इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई रहा। पिछले साल गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट कम किया है, स्टेट बैंक ने, जो कि यानी इंटरेस्ट रेट 22% तक चला गया था 22-23 में, और एक साल तक 2024 तक ये 22 पर रखा गया, जिसकी वजह से जो है ना इट वाज नॉट प्रॉफिटेबल टू डू अ बिजनेस और टू इन्वेस्ट इन द बिजनेस और बाय टेकिंग लोन्स। तो वो जो है ना इन्होंने फिर इसको इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट ने स्टेट बैंक ने कम करना शुरू किया और ग्रेजुअली ये 10.5% तक ले आए थे, जिसकी वजह से काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ पे, और ये 5% नज़र आ रहा है। लेकिन उसमें अगर आप देखें ना, बुनियादी वजह यही है कि जी वो बेस बहुत लो है। बेस से मुराद है कि पिछले सालों की कारकर्दगी अच्छी नहीं थी, मायूस कौन थी, तो जो प्रोडक्शन पहले ही बहुत कम थी और अभी जो है ना प्रोडक्शन बढ़ी है थोड़ी सी, तो वो 5% दिखा रही है। ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये वो लेवल नहीं है जो कि 2022-23 में थे, उस लेवल से थोड़ा ही ज़्यादा है। तो समझें कि यानी एक आदमी की आमदनी अगर मिसाल के तौर पे 2 लाख रुपए है और इस साल गिरकर वो 1.5 लाख हो जाती है, ठीक है, इस साल गिर के, और अगले साल अगर वो बढ़ जाए 1.5 लाख से 1.25-2 लाख, तो वो ग्रोथ तो शो होगी। तो यानी बेस जैसे लो हो गया, 2 लाख से 1.5 लाख हो गया, फिर 1.25-2 लाख पर बढ़ गई, तो वो ग्रोथ तो शो होगी, लेकिन वो पुराना लेवल वो वही रहेगा कि पुराने लेवल के तकरीबन बराबर। बजट जब भी आता है सो बस सिर्फ नंबर्स की हेर फेर ही नज़र आती है, ग्रोथ और स्टेबिलिटी में ही हम कहीं स्टक हैं। हम ग्रोथ की तरफ तो बढ़ ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम स्टेबिलिटी में ही स्टक हैं। तो आखिर जौन सी भी हुकूमत आती है, ये PMLN का 5वां बजट है, राइट। अब जाहिर है इससे पहले जो उन्होंने 4 बजट पेश किए थे, उस वक्त जो इंडिकेटर्स थे, हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स जो थी, जो कि एक अहम किरदार अदा करती है इकॉनमी को स्टेबलाइज करने में, बल्कि इवन मुल्क की ग्रोथ में भी, तो
तो उस पे ज़्यादा फोकस कहाँ क्यों नहीं कर पाते? 4 बजट से कुछ तो सीख के इस बार तो सिर्फ ग्रोथ के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन इस बार भी हमारा जो फोकस है वो स्टेबिलिटी की तरफ ही बढ़ रहा है। जी देखें, पाकिस्तान का जहाँ तक केस है, अगर कई सालों से देखें कि हम स्टेबलाइजेशन मोड में हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जी हमारा एक बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस था, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था 2022 से जो चला आ रहा था, और हमें आईएमएफ के पास जाना था। और इस बैकग्राउंड में आप असेस करें तो आईएमएफ के पास गए, और आईएमएफ की कंडीशनलिटीज़ जो है ना हमने वो अडॉप्ट की है, क्योंकि आईएमएफ जो है ना अपनी कंडीशंस के बगैर वो लोन नहीं देता है। और दूसरे बायलैटरल डोनर्स भी कहते हैं कि जी हमारी जो एक्सटर्नल रिसोर्स पोजीशन, अगर यानी हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन जो है, यानी डॉलर की पोजीशन समझ लें कि रिजर्व हमारे पास सफिशिएंट डॉलर मौजूद हैं, तो फिर फर्दर लैंडिंग करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ा, और आप देखें कि आईएमएफ ने कितनी सख्त शराइत आयद की, और ये पॉसिबल था गवर्नमेंट के पास कि उनसे नेगोशिएशन करें, जो गवर्नमेंट की माशी टीम थी। लेकिन जो अभी तक जो है गवर्नमेंट की माशी टीम जो है ना, उसकी कुछ वीकनेसेस रही हैं। वो जो कुछ आईएमएफ कहता है मान लेते हैं, ठीक है ना। तो आईएमएफ की सख्त शराइत इन्होंने मानी पिछले कई सालों में, आप देखें पिछले साल भी मानी गई। और जो सैलरीड क्लास है और जो लो इनकम तबका है, उन पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस इम्पोज किया गया। तो उसका नतीजा ये निकला कि जी उनका जो बिल्कुल ही समझें कि जो माशी हालात ख़राब हो गए, और वो जो परचेजिंग पावर है उनकी बहुत मुतासिर हुई नेगेटिव तरीके से पिछले कई सालों में। बिजली के बिल बढ़ गएंगे, ठीक है, गैस के बिल बढ़ गएंगे, और तनख्वाहों पे मज़ीद टैक्स लग गया, तो उनके रियल इनकम जो है ना वो काफ़ी मुतासिर हुई। यानी समझें कि रियल इनकम पिछले 3 सालों में तकरीबन 50% के करीब मुतासिर हुई है। जी अच्छा तलत साहब, एक और चीज़ जो समझी जा रही है जिसके हवाले से, एक तो मईशत के हुजूम की जो बात कल की गई कि वो तकरीबन पिछली तारीख में जो है वो सबसे बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त 452 जो है ना वो अरब डॉलर तक जो है वो पहुंच चुकी है। और फिर ज़र मुबादला और बैरूनी शोबे के जब जिक्र उन्होंने किया तो उन्होंने कहा कि करंट अकाउंट की सूरत हाल में बेहतरी आई और ज़र मुबादला के ज़खायर भी मजबूत हुए हैं, जिससे बैरूनी अदायगियों में जो है ना वो बेहतरी आई है। सर, ये जो इस वक्त पॉलिसी जो डिज़ाइन की जा रही है, बैरूनी अदायगियाँ एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल उनको अदा करने के लिए ही आईएमएफ के प्रोग्राम्स के थ्रू ही हम लोग जो डील कर रहे हैं कि अगर आपने सब्सिडी नहीं देनी या आवाम के ऊपर जो है वो इस तरीके से दबाव जो डाला जा रहा है कि बैरूनी अदायगियों का हुजूम कम हो सके। तो ये बेहतर पॉलिसी आपको नज़र आ रही है जो 2025-26 में अपनाई गई, और इसी को मेरा ख्याल है कंटिन्यू भी रखा जाएगा सस्टेनेबिलिटी के लिए कि हमने बैरूनी अदायगियाँ करनी हैं, और उन्हीं सब के लिए ज़र मुबादला और इन सब चीज़ों की जो बात की जा रही थी। जी बहुत अच्छा सवाल है आपका, और बैरूनी अदायगियाँ बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए कंट्री ने जो कमिटमेंट की हुई है, जो लोन लिए हुए हैं, माजी में जो है काफ़ी लोन लिए गए, और हमारे जो एक्सटर्नल डेट है तकरीबन 138 बिलियन $, एक्सटर्नल डेट एंड लायबिलिटीज़ दोनों इस वक्त हैं। और इसके अलावा जो डोमेस्टिक डेट लिए हैं वो भी हमने बहुत ज़्यादा लिए हैं। इस वक्त तो 92 ट्रिलियन जो है ना रुपीस में पहुंच चुके हैं, अगर टोटल डेट देखे जाए, जो कि पिछले यानी काफ़ी बड़े हैं। अब 3-4 सालों में देखें कि पिछली गवर्नमेंट मेरे ख्याल जो थी उस वक्त 42 ट्रिलियन पे छोड़ के गई थी, और अब ये 92 के करीब हो गए। तो इसका मतलब ये है कि हमने बहुत ज़्यादा कर्जे लिए हैं, और बैरूनी अदायगियों का भी हमें, लेकिन हमें अंदरूनी अदायगियों का इंटरेस्ट पेमेंट का भी सामना था, क्योंकि हमने इंटरेस्ट रेट बहुत हाई रखा आईएमएफ की कंडीशंस के तौर पे, जिसकी वजह से हमारी इंटरेस्ट पेमेंट जो है यानी शरह सूद की अदायगी तकरीबन 9.5 ट्रिलियन तक पहुंच गई थी पर एनम। और बैरूनी अदायगियाँ असल में बात ये है कि जो फॉरेन इंटरेस्ट पेमेंट है वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन चूंकि हमने कर्जे बहुत लिए थे और हमने शॉर्ट टर्म लोन लिए हुए थे, कमर्शियल लोन लिए हुए थे, जिनमें बहुत सारे के जो कर्जे हैं ये बायलैटरल भी हैं। तो जो चाइना, सऊदी अरब और यूएई से लिए गए थे, और मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा चाइना से लिए गए थे 4-5 बिलियन के करीब $, और सऊदी अरब से भी इसी तरह लिए गए थे, और यूएई से भी।
और ये कर्जे लेकर हमने अपने रिजर्व में रख दिए थे कि ये रिजर्व में हमारे रखें ताकि रिजर्व ज़्यादा शो हो, और ये कर्जे मुफ्त में नहीं दिए गए थे हमें, इस पर 6% के करीब इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है। तो हम जो कहते हैं जी हमारे रिजर्व में पैसा रख दिया गया है, ये नहीं है कि इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, इसकी कॉस्ट होती है। और अराउंड 6% जो मार्केट रेट चल रहा है इंटरनेशनल, 5 to 6% कमर्शियल रेट से हम पे करते हैं। तो हर साल जो है ना लायबिलिटीज हमारी बढ़ जाती हैं और हमारी इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ जाती है फ़ौरन भी। और आईएमएफ की एक कंडीशन थी कि ये आपके पास तो रिजर्व है ही नहीं। आप देखें 2022 में जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया और आईएमएफ के पास हम जा रहे थे, 22-23 की बात है, तो हमारे रिजर्व जो है ना $3 बिलियन के करीब रह गए थे, जो कि अब 17 बिलियन के करीब हैं। यानी रिजर्व बढ़े आईएमएफ के प्रोग्राम के बाद। अगर 3 बिलियन से भी कम हो जाते तो हम जो हमारी बैरूनी अदायगियाँ जो थी वो हम नहीं कर पाते, हम डेट पेमेंट नहीं कर पाते। हमने जो है ना स्टेट बैंक ने अपनी पेमेंट जो है ना कमिटमेंट ऑन की और स्टेट बैंक पेमेंट करता रहा। और उसका तरीका ये है कि ये इख्तियार किया कि वो मार्केट से डॉलर ख़रीदते रहे, जो है ना इंटरबैंक मार्केट से, और यानी जो हमारी ओपन मार्केट है वहाँ से भी ख़रीदे, लेकिन मेनली इंटरबैंक मार्केट से डॉलर ख़रीदते रहे और ख़रीदने के बाद वहाँ से पेमेंट कर दी, जिसकी वजह से अगर ये डॉलर ना ख़रीदे जाते 17-18 बिलियन के करीब परचेज़ की गई हैं, और या इससे कुछ ज़्यादा होंगे। अब ये स्टेट बैंक के गवर्नर ने एक प्रोग्राम में मेंशन किया था मॉनेटरी पॉलिसी की कि हमने इतने डॉलर परचेज किए हैं, असेंबली में भी जवाब दिया था। तो अगर ये ना किए जाते तो हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो नीचे आ जाता। देखें ना आप, डॉलर की जो एक्सचेंज रेट की जो डिटर्मिनेशन है वो डिमांड एंड सप्लाई पे होती है। अब जब आप मार्केट से जो मार्केट में अवेलेबल डॉलर है ख़रीद लेंगे तो एक्सचेंज रेट 280 का 80 रहा। अगर ये मार्केट में पड़ा रहता तो मार्केट फोर्सेस जो है ना, और सप्लाई ज़्यादा होती और डिमांड कम होती तो ये 250 के करीब आ जाता। ये काफ़ी बातें मार्केट में हो रही हैं कि जी ये कम हो जाता अगर परचेजेज ना की जाती। लेकिन चूंकि हमने पेमेंट करना थी, अदरवाइज हम डिफॉल्ट कर जाते, और तो स्टेट बैंक ने पेमेंट करना थी फौरन बैरूनी अदायगियों की, तो इसलिए ये परचेज किए मार्केट से और पेमेंट कर देगी और डेट ऑब्लिगेशन मीट की गई। ठीक, सो मतलब यही है कि सर हमने पास्ट में जो गलतियां की वो शायद हम अभी भी उससे सीख नहीं पाए हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करना चाहूँगी। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर ज़ाहिर स्टेबिलिटी ज़ाहिर करते हैं। उसमें अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें सो एक बेस्ट इंडिकेटर भी है और इस वक्त बेस्ट परफॉर्मिंग भी हमें नज़र आ रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस वक्त बजट में बजाय इसके कि टैक्स नेट को मज़ीद बढ़ाया जाए, ऐसे इंसेंटिव्स देने चाहिए इंडस्ट्रीज़ को ताकि वो हमें ग्रोथ उनकी तरफ से ज़ाहिर हो, और हम जो ये बार बार गलतियां करते हैं कि हम अपने ही लोगों पे ज़ाहिर है इतने टैक्स बढ़ा देते हैं कि हमें उनकी तरफ से कुछ जनरेशन जो है वो आ नहीं पाती है और फिर हमें जाना पड़ता है बाकियों के पास कर्जे लेने के लिए। तो आपको नहीं लगता कि इस वक्त इंसेंटिव्स देने की ज़रूरत है बजाय इसके कि नेट टैक्स को बढ़ाने पर गौर किया जाए? जी, इंसेंटिव देने की ज़रूरत है और इसमें कोई दो राय नहीं है। इंसेंटिव देना चाहिए इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए, उनको उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट में इंसेंटिव देना चाहिए। दूसरे ये कि उन पे जो रॉ मटेरियल आ रहा है उस पर ड्यूटीज़ कम करनी चाहिए जी। जब इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल बाहर से आता है उस पर ड्यूटी कम की जाएगी तो उनको उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी आएगी, और स्पेशली जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी एंड दे विल बिकम कॉम्पिटिटिव इन द इंटरनेशनल मार्केट। हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेंगी। तो दूसरी जो बात है जहाँ तक ताल्लुक है कि नेट की बात है, टैक्स नेट को बढ़ाने की तो ज़रूरत है, बिल्कुल है। देखें जो हमने पिछले 2-3 सालों में देखें कि जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे थे लोग, टैक्स कंप्लाइंट लोग थे, जो बड़ी शरीफाना तरीके से सैलरीड क्लास दे रहा था, और इंडस्ट्री के मैन्युफैक्चरिंग में लोग दे रहे थे टैक्स जी। यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर तो पहले ही टैक्स दे रहा है, लेकिन बहुत सारे सेक्टर्स हैं दूसरे सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर है या होलसेल और रिटेल सेक्टर है, ये लोग टैक्स नहीं देते। इनका पोटेंशियल तकरीबन 800-900 बिलियन रुपीस के करीब है जो रिटेल एंड होलसेल का। तो पिछले साल इन्होंने मेरे ख्याल 10-15 बिलियन रुपीस से ज़्यादा नहीं दिया है, जो कि समझ लें पीनट्स के बराबर है। तो ये टैक्स इन्हें देना चाहिए था, इन्हें नेट में गवर्नमेंट को लाना चाहिए था।
ये बिल्कुल, पर गवर्नमेंट की उसके लिए एक कमजोरी रही। रेगुलेटरी अथॉरिटी भी तो होनी चाहिए जिसके अंदर पर सारे ही फॉल कर सके, क्योंकि हम किसी न किसी को किसी न किसी तरीके से लिवरेज दे देते हैं या कोई ना कोई ले ही जाता है लिवरेज, और जिनको एक्चुअली में देना चाहिए जो बनता है उनका वो नहीं दे पाते हैं, और जो आम आवाम होती है, मिडिल क्लास होती है या फिर सैलराइज तबका होता है, वो ही इसमें पिसता जाता है। अच्छा तलत साहब, एक और सवाल भी साथ ले लीजिएगा। दो चीज़ें हैं, एक तो अगर हम बात करें कोर इन्फ्लेशन की, तो ये कोर इन्फ्लेशन सर, इसकी वजह हमारी ये मॉनेटरी पॉलिसी आपको नज़र आ रही है या बैरूनी अशिया की जो कीमतों में इजाफा है, और ईरान वॉर भी ऑब्वियसली एक रियल फैक्टर है, उसकी वजह से है? और दूसरी चीज़ सर, अगर हम इन्फ्लेशन के बाद जिक्र करें इंटरेस्ट रेट का, तो ये जो इंटरेस्ट रेट सर मुकर्रर किया गया है, इसकी वजह से आपको लगता है सरमायाकारी और ख़ासतौर पे जो लोकल इन्वेस्टर था उसने उस तरीके से जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लिया इस साल इन्वेस्ट करने में? बैकफुट पे गया है। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और यही यानी रिसेंट बजट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही सवाल है जो आपने किया है। इंटरेस्ट रेट का भी ताल्लुक है और गवर्नमेंट ने जो ऑयल प्राइस बढ़ाई हैं उसका भी ताल्लुक है। देखें, आपने देखा होगा पिछले कई माह से तेल की कीमतें बढ़ती रही, जिसका बड़ा मनफी असर पड़ा है। आप देखें ऑयल प्राइसेस जो है, गो के एक्सटर्नल रीज़न है, और ऑयल प्राइस शॉक था बिकॉज ऑफ द वॉर, गल्फ वॉर, और जो वॉर बिटवीन यूएस, इजराइल एंड ईरान, और मेजर डिस्ट्रप्शन जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में हुई थी उसकी वजह से था। ये सबको पता है, ये बहुत, और जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस जो 62-63 बिलियन यूएस डॉलर थी पर बैरल, वो बढ़कर 105, 110 ये इससे भी ऊपर चली गई थी, और गवर्नमेंट को बढ़ाना पड़ा। और तो आप देखें कि अगर रीजनल आप ट्रेंड देखें ना कि, लेकिन मैं ये कहूँगा रीजनल ट्रेंड में भी देखें तो इंडिया ने नहीं बढ़ाई प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस नहीं बढ़ाए। एग्जैक्टली, क्योंकि ऑयल प्राइसेस, रेजिंग ऑयल प्राइसेस आर इन्फ्लेशनरी। जब ऑयल प्राइस बढ़ जाती है तो हर चीज की कीमत बढ़ जाती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, ऑटोमेटिकली हर चीज की कीमत वो इन्फ्लेशनरी है जी। और ये सप्लाई साइड इफेक्ट है, इसमें डिमांड का कोई दखल नहीं है। तो इंडिया ने नहीं बढ़ाई, बांग्लादेश ने बहुत कम बढ़ाई है, इंडोनेशिया ने थोड़ी सी बढ़ाई है, थाईलैंड ने नहीं बढ़ाई, और बर्मा ने थोड़ी बढ़ाई है। और आप देखें जो बहुत सारे ममालिक है दुनिया में, उन्होंने कीमतें इतनी नहीं बढ़ाई है, लेकिन हमने बहुत ही बढ़ा दी। हमारी 250 रुपए पर लीटर से आप देखें 400 तक गई है, और अब मार्जिनली कम हुई है। हमने देखें, एक तो हमने ये बड़ा यानी जुल्म किया कि हमने कीमतें बढ़ा दी हैं, इंटरनेशनल मार्केट से ज़्यादा बढ़ा दी हैं। इंटरनेशनल मार्केट में जो कीमतें बढ़ी है उससे कहीं ज़्यादा बढ़ा दी, क्योंकि हमने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी भी बढ़ा दिया था। हाँ। और उसकी वजह ये IMF का प्रोग्राम था। ये IMF ने बहुत नाइंसाफ़ी की है, यानी इन्फ्लेशन को लाने में IMF का भी किरदार है। आप ये देखें कि उन्होंने टैक्स रेवेन्यू टारगेट, क्योंकि गवर्नमेंट के ओवरऑल टैक्स रेवेन्यू टारगेट शॉर्ट थे, 800 बिलियन की शॉर्टेज थी, जो टारगेट मेरे ख्याल कोई 1400-1500 के करीब था, वो अचीव नहीं हो रहा था ट्रिलियन का। तो उसमें 800 बिलियन रुपीस के टारगेट जो शॉर्टफॉल आ रही थी, उसको कमी पूरे करने के लिए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ाया गया, जो कि गलत पॉलिसी थी। होना तो ये चाहिए था कि इसको एब्जॉर्ब करना चाहिए था और एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करके आर्थिक तौर पर रिलीफ देना चाहिए था, और ऑयल प्राइसेस थोड़ी बढ़ानी चाहिए थी, इतनी नहीं बढ़ानी। बिल्कुल सर। अब देखें एकदम 400 से ऊपर ले गए तो इसका हर चीज पे इम्पैक्ट आया। डेफिनेटली सर। स्टेट बैंक की अच्छी पॉलिसी की वजह से, यानी 2 साल में जो इन्होंने टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट की थी, उसकी वजह से 6% आ गया था। अब वो अगेन लास्ट मंथ देखें 11% के करीब आ गया है। बिल्कुल सर। आप देखें कि स्टेट बैंक ने जो है इंटरेस्ट रेट, जब इन्फ्लेशन के खौफ से कि जो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा 6% से 8-9% हो जाएगा, ठीक है, तो उन्होंने बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तलत साहब। हमारे पास वक्त चूंकि थोड़ा सा कम है, हेडलाइंस का वक्त हुआ चाहता है, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। एंड विल होप कि आज जो बजट आएगा उसके बाद भी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़रा इसके ऊपर तबसरा और तज्जिया लिया जाए। ख़वातीन और हज़रात, हेडलाइंस का वक्त हुआ चाहता है, वक्फा शामिल करते हैं, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। और हम बजट पे बात कर रहे हैं, जहां बजट की बात हो रही है और हर शोबे में ही हमें इजाफा देखने में आ रहा है। चाहे हम बिजली की भी बात करें, वहीं पे हमें सोलर पैनल्स में भी काफ़ी इजाफा देखने में आया है। बहुत महंगे हो गए हैं। डीलर्स के मुताबिक मुमकिन टैक्स पॉलिसियों, दरामदी अखराजात और मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल के बायस मुख्तलिफ कंपनियों के सोलर पैनल्स महंगे हो गए हैं। अब इससे आम आवाम जो सोलर पे शिफ्ट हो रही थी, क्योंकि बिजली हर बार हमें महंगी ही मिलती है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। 2-3 रुपए की जो सब्सिडी दी जाती है वो भी आवाम तक पहुंच नहीं पाती उसके समरात। तो अब जो सोलर हम चाह रहे थे कि इसकी तरफ शिफ्ट होया जाए, इनफैक्ट बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर भी सोलर पे शिफ्ट हो गया था, लेकिन उसमें भी अब इजाफा देखने में आएगा। आखिर हम किस तरफ जा रहे हैं और इससे सोलर जो मार्केट है सोलर एनर्जी की, उस पर कितना और ख़ास तौर पे इफेक्ट होगा। और एनर्जी क्राइसिस जितने बढ़ते जा रहे हैं उसके बाद सोलर की मांग में जो इजाफा है और पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग की क्या सूरत हाल है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और इससे जितने आई थिंक बिजनेस ओनर्स हैं उनको कितना नुकसान उठाना पड़ेगा अगर लोग ज़ाहिर सोलर लगवाना भी बंद कर देंगे, तो फिर हम किस तरफ जाएंगे, आखिर हम अपनी रिसोर्सेज कहाँ से लेकर आएंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हैदर जावेद, CEO है सोलर पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम हैदर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सो हैदर, बताइए, ये जो बजट से पहले ही सोलर पैनल्स में की पैसों में इजाफा देखने में आया है, इसकी क्या वजूहात हैं? देखिए, सोलर पैनल की प्राइसेस इंक्रीज़ करने की अभी तो जो रिसेंट इंक्रीज़ है बिल्कुल जो ईद के बाद से है, वो तो टोटली स्पेकुलेटिव है, क्योंकि ये रूमर्स हैं कि गवर्नमेंट जो है वो टैक्स इंक्रीज़ करेगी। GST अभी करंटली 10% है, उसको इंक्रीज़ करके 18% पे लेके जाना चाहते हैं, बट स्टिल अभी ये भी न्यूज़ आ रही है कि नहीं करेंगे। आज फाइनेंस बिल पेश होगा तो पता चल जाएगा कि एक्चुअल पोजीशन क्या है गवर्नमेंट की इस पे। बट उस स्पेकुलेशन पे जो ट्रेडर्स हैं, डीलर्स हैं, उन्होंने ऑलरेडी प्राइसेस तो अगर इंक्रीज सपोज कर दी। बजट के मुताबिक नहीं होती हैं प्राइसेस हाई, तो क्या फिर उसके मार्केट ऑटोमेटिकली अपने आप को रीएडजस्ट करती है। रिवर्स बैक तो हमने कभी नहीं देखा कि होता है सोलर पैनल प्राइसेस में फ्लक्चुएशन जो है ना बड़ी कॉमन है एवरी फ्यू मंथ्स। और इंक्रीज जो है, जैसा ये मैंने आपको रिसेंट इंक्रीज बताया, ये स्पेकुलेटिव है, बट उससे पहले जो प्राइस इंक्रीज हुई है ओवर द लास्ट 3-4 मंथ्स, उसके अंदर ज़्यादा बड़ा रोल ये है कि एक तो चाइना में प्राइस इंक्रीज़ हो गई है सोलर पैनल्स की। उसके अंदर भी 2 फैक्टर्स हैं। कुछ आपके रेयर अर्थ जो मटेरियल्स इस्तेमाल होता है इसमें, उनकी प्राइसेस ऊपर चली गई ग्लोबली। और दूसरा, चाइना अप टिल 1 जनवरी 2026 आपको सब्सिडी देता था, जो भी एक्सपोर्ट होती थी उसके ऊपर रीबेट था अराउंड 9%, वो चाइना ने ख़त्म कर दिया। तो उसके बाद वो एक उसकी वजह से स्ट्रेट अवे वो एक इम्पैक्ट था, वो आया। फिर पैनल प्राइसेस जो है चाइना में दे ड्रॉप टू अराउंड 8 सेंट्स पे चली गई हुई थी, ठीक है, पर वॉट। बट वो अब इंक्रीज़ करके अब इट इज़ अराउंड 11 सेंट्स। तो वो उसका भी इम्पैक्ट है। लेकिन ये अभी जो रिसेंट इंक्रीज है, ये मोस्ट लाइकली अगर बजट में टैक्स इंक्रीज का प्रपोजल नहीं आता तो ये बजट में इंपोर्ट टैक्स इंक्रीज कर दिया जाता है, तो उससे मजीद कितना महंगाई हम उससे जो अभी प्राइसेस चल रही हैं ऑलरेडी उतना ही इंक्रीज ऑलरेडी हो चुका हुआ है। तो फर्दर आप इसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम इन टर्म्स ऑफ एक सिंगल पैनल की कॉस्ट जो है वो अभी पहले इट वाज बिटवीन 23,000 to 28,000, नाउ इट इज़ 26 to 31,000। एक इसमें फर्दर 1,000-1,500 ठीक है। अच्छा हैदर, ये बताइएगा कि अगर हम जिक्र करें इसकी सरमायाकारी से रिलेटेड, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर सरमायाकारी होगी सोलर पे तो तभी एंड यूज़र को भी मुहैया होगा। सो ये जो हुकूमत की नेट मीटरिंग की पॉलिसी चल रही है, इसके ऊपर अगर सरमायाकारी और ये इसी तरीके से चलती रहती है तो सरमायाकारी में और उसकी वापसी पे ये ROI का जो कॉन्सेप्ट है वो बिज़नेस कम्युनिटी को सोलर में कितना जो है वो असर डालेगी? देखिए, उसमें जो नेट मीटरिंग पॉलिसी है वो उसमें स्टिल आपको बाय बैक करती है गवर्नमेंट, आपको इंसेंटिव तो मिलता है, बट वो इंसेंटिव बहुत छोटा हो गया। तो उसमें अब उतना बेनिफिट नहीं है लोगों को, इसीलिए अब हम 9 फरवरी को पॉलिसी चेंज हुई थी। उसके बाद से एज एन EPC हम जो इंस्टॉलेशंस करते हैं देर ऑल एक्सक्लूसिवली हाइब्रिड,
ठीक है। कुछ इंडस्ट्रियल यूनिट्स होंगे जो कमर्शियल यूनिट्स बड़े हैं जो स्टिल ऑन ग्रिड यूज करेंगे। एग्जैक्टली मैं यही पूछना चाहता था कि बैटरी स्टोरेज के ऊपर चले जाना चाहिए। जी बैटरी स्टोरेज आप जिस तरह पहले हमारा जो मिक्स था वो नेट ग्रिड टाइड सिस्टम जो थे वो दे वर अराउंड 80%, 75 to 80% ऑफ आवर इंस्टॉलेशंस, और हाइब्रिड जो बैटरी स्टोरेज सिस्टम थे वो 20 to 25% थे। आप उलट हो गया, आप बिल्कुल उलट हो गया, आप तो एक्सक्लूसिवली 95% हाइब्रिड। ओके, इससे जो है ना ये वो सवालात है आम से जो कि एक आम घर के है। तो अब कोई आपसे सोलर लगवाने आता है तो उसके क्या सवालात होते हैं, उसके क्या कंसर्न्स होते हैं कि अगर वो ग्रीन मीटर से क्या हम हट रहे हैं और स्टोरेज पे जा रहे हैं, तो रात के वक्त हम यूज किस तरह करेंगे, फिर अगर उस पर मसला आ जाएगा तो हम बिजली यूज़ कर सकेंगे वापडा की या नहीं कर सकेंगे, इस हवाले से प्लीज़ बताइए। उसमें देखें आप बैटरी स्टोरेज के साथ भी वापडा से तो बिजली यूज़ कर सकते हैं कभी भी, उस पर कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली रूट करता है। लेकिन फिर आप ओरिजिनल रेट पे मिलेगी आपको। हाँ वो तो स्टैंडर्ड रेट है ना, आपको उसी पे मिलेगी। आप अगर आप नेट मीटरिंग पे जाते हैं तो उसमें आपकी ROI जैसे आपने पूछा तो वो उसका टाइम आपका रिटर्न का काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। बट अगर आप बैटरी स्टोरेज पे जाते हैं तो अभी भी आपका रिटर्न जो पीरियड है वो विद इन 3 years आप अपनी पूरी कॉस्ट रिकवर कर लेंगे, ठीक है। और फिर जैसे आपने पूछा कि दिन के टाइम तो आप सोलर डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, पावर कर सकते हैं फ्रॉम द सोलर पैनल्स, बट शाम के लिए आपको बैटरी स्टोरेज चाहिए। अगर आप शाम को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बैटरी स्टोरेज लाजमी है। पुरानी पॉलिसी में तो ये था कि आप दिन को जो यूनिट्स एक्सपोर्ट करते थे वो आप शाम को यूज़ करते थे, तो यूनिट के अगेंस्ट यूनिट एडजस्ट हो जाता था एक्सेप्ट फॉर द पीक आवर्स। कौन सी बैटरी चाहिए कि हमारे घर के 3-4 एसीज भी उस पे चल रहे होंगे? लिथियम बैटरी, सब कुछ लिथियम बैटरीज की भी प्राइसेस हाई हुए हैं। जी लिथियम बैटरी उसकी भी प्राइस है, उसमें भी आप देखें एक तो सर्टेनली डिमांड फैक्टर है, आपका पॉलिसी चेंज होने से एकदम टोटल मिक्स ही चेंज हो गया ना। हाँ वो जो पहले सिस्टम लग रहे थे वो लगना बंद हो गए और सारा का सारा आपका लोड जो है वो बैटरी पे चला गया। दूसरा उसमें बैटरी में भी ये प्रॉब्लम हुआ है कि एक तो लिथियम की ग्लोबली प्राइसेस ऊपर चली गई, दूसरा चाइना में बैटरी के ऊपर भी पहले आपका रीबेट था, ठीक है, तो वो 1 अप्रैल से वो रीबेट 9% से डिक्रीज होकर 6% हो गया, और अभी 1 जनवरी 2027 को वो 0 हो जाएगा। सो देयर विल बी अनदर इंक्रीज इन अनदर 6 मंथ्स। ओके, अच्छा मुझे ये बताएं, वैसे पहले जो है वापडा का ग्रिड सिस्टम यूज़ किया जाता था बजाय बैटरीज लगाने के, सो आपको नहीं लगता कि वैसे अब लोग चूंकि हाइब्रिड पे से शिफ्ट हो गए हैं तो उससे जो हम ग्रिड सिस्टम उनका यूज़ करते थे उसकी मद में ज़ाहिर है उनको यूनिट्स भी जाते थे, वापडा को कोई नुकसान पहुंच सकता है या फिर उसको थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं? देखिए वो तो डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा जब लोग बैटरी स्टोरेज यूज़ करेंगे, तो जो पहले वो यूनिट वापडा के जो सिस्टम में आपके ग्रिड में जाते थे वो ग्रिड में जाना बंद हो जाएंगे, वो लोग अपने पास स्टोर करेंगे और खुद यूज़ करेंगे, तो ग्रिड पे रिलायंस कम हो जाएगी, नेचुरल सी बात है। अभी करंटली क्योंकि पहले काफ़ी सारे जो नेट मीटरिंग यूज़र्स हैं वो उनके भी यूनिट जा रहे हैं, उनके लाइसेंस हैं अब 2030 तक 2031 तक, ठीक है, आखिरी लाइसेंस जो है वो इस साल के फरवरी तक इशू हुए हैं, तो वो 7 साल का लाइसेंस होता है आपका, तो वो जब तक वो चलते रहेंगे तो कुछ ना कुछ ग्रिड में जाता रहेगा, फ़ायदा ऑब्वियसली उसका होता है। अभी भी जैसा हमारा ईरान वॉर के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जब बंद था तो हमारी बहुत सारी प्रोडक्शन जो है वो LNG पे है, पावर प्रोडक्शन, तो हमें LNG का उस तरह इम्पैक्ट नहीं हुआ, सोलर ने हमें बहुत ज़्यादा शील्ड किया उससे। और उसके अलावा भी हमारी एनुअल जो ऑयल इम्पोर्ट्स हैं और गैस इम्पोर्ट्स हैं उसमें जनरली भी ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 4-5 years जितना सोलर इंस्टॉल हुआ से हमारी एनुअल तकरीबन 3 से 4 बिलियन डॉलर्स की इंपोर्ट्स कम होती हैं। अच्छा, ये सोलर की ना ये जो पॉलिसी आई थी इसमें हुकूमत जो बहाना पेश करती है वो ये है कि जो आम सारिफ है उसके ऊपर बोझ पड़ रहा था उनका जो सोलर यूज़ कर रहे थे, हालांकि देखा जाए तो वो जो सोलर यूज़ कर रहे थे वो भी तो ग्रिड में दे रहे थे बिजली। जी देखिए उसमें आप गवर्नमेंट टोटली गलत भी नहीं है, बिल्कुल सही है, मैं भी एग्री करता हूं। इसमें बेसिकली वो किसी और रेट पे खरीद रहे हैं, ठीक है, और हम वो बेसिकली आप यूनिट टू यूनिट एडजस्टमेंट जो है ना ये सस्टेनेबल सिस्टम नहीं है। ग्लोबली और भी मुल्कों में पहले था, सब जगह अल्टीमेटली वो चेंज हुआ क्योंकि वो सस्टेन आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप दिन के टाइम बिजली देते हैं वापडा को, उस वक्त बिजली सस्ती है, हमारी डिमांड जो है वो सारी शाम का, नेचुरली आपके घर में जो बिजली कोई भी इस्तेमाल होता है दिन में आपके इस्तेमाल जो है ना 20 से 25% है, ज़्यादा 70% इस्तेमाल आपका शाम को है, तो इसलिए वो डिफरेंस, लेकिन अभी भी मेरे ख्याल में जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा अनफेयर है, इतना ज़्यादा फ़र्क दोनों रेट्स में होना वो नहीं होना चाहिए। और दूसरा फिर गवर्नमेंट का जो प्रॉब्लम है कि बिजली की खपत नहीं है जितनी प्रोडक्शन है, उसके लिए आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होना
इंडस्ट्रियल ग्रोथ होना ज़रूरी है। जब तक इंडस्ट्री बिजली इस्तेमाल नहीं करेगी, आप घरेलू सारिफ से नहीं उम्मीद कर सकते कि वो आपकी बिजली को, एडिशनल प्रोडक्शन को वो। और जब हम इंडस्ट्रीज की बात करें तो वो तो हैदर ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम पाकिस्तान की इस वक्त 80% इंडस्ट्री शिफ्ट कर चुकी है सोलर पे। 80% तो नहीं, लेकिन काफ़ी बड़ा नंबर है जो शिफ्ट कर चुका है। लेकिन स्टिल वो भी, उनका भी प्रॉब्लम है, वो भी इसीलिए शिफ्ट करते हैं कि जो हमारे बिजली के रेट्स हैं वो रीजन में सबसे ज़्यादा हैं, और उन रेट्स के साथ हम कंपेटिटिव ही नहीं रहते, एक्सपोर्ट्स में भी नहीं रहते कंपेटिटिव, लोकली भी नहीं रहते। हमें चीज़ें इंपोर्ट करना सस्ती पड़ती हैं रादर देन मैन्युफैक्चर करना। तो ये, और फिर दूसरा प्रॉब्लम यह है कि जो इंडस्ट्री चल रही है वो तो ठीक है, बट आपकी इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री में भी ग्रोथ नहीं है, नई इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो रही। तो जब तक इंडस्ट्री सेटअप नहीं होगी, बिजली आपकी एनर्जी को यूज़ नहीं करेगी। आपने यूनिट एडजस्टमेंट की बात की कि मॉडल ठीक नहीं है, सो आई एम श्योर आपने किसी और कंट्री का मॉडल स्टडी किया होगा। क्या होना क्या चाहिए? डिस्कोर्स के साथ कोई मामला? देखें, उसमें जो बहुत सारे यूरोप में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में का हमारे से बहुत सिमिलर पहले प्रोब था, वो भी आप चेंज। बेसिकली होता यह है कि बाकी सब जगह पे आपका स्लैब्स हैं, ठीक है, दिन में ना सारा दिन टैरिफ चेंज होता रहता है। बिल्कुल, जिस तरह हमारा इधर 4 घंटे हैं पीक आवर्स, वो, लेकिन बाकी सारा दिन एक ही टैरिफ है। तो बाकी दुनिया में ऐसे नहीं है, उधर डिमांड के हिसाब से, और वो रियल टाइम होता है। अगर आपकी दोपहर को 3 बजे डिमांड होगी तो दोपहर को 3 बजे टैरिफ ऊपर चला जाएगा, डिमांड के ऊपर बेस्ड होगा, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम उधर जाएंगे। अभी हमारे मीटर्स जो हैं चेंज हो रहे हैं, AMI मीटर्स लग रहे हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, रियल टाइम आपको अपडेट्स दे रहे होते हैं। पीक आवर्स कौन से 4 हैं? पीक आवर्स हमारे शाम को 4 घंटे होते हैं, और ये एवरी 3 मंथ्स चेंज होते हैं, ठीक है। जैसे अभी जून टू सितंबर जो है ये शाम 7 से 11 बजे रहेंगे, फिर ये 6 से 10 हो जाएंगे, फिर सर्दियों में 5 से 9 हो जाएंगे। ओके Heather, how do you see the capacity of manufacturing of solar panels in Pakistan? Because अरबों डॉलर के सोलर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर अगर मैन्युफैक्चरिंग शुरू करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और उसका इफेक्ट कितना होगा एंड यूज़र तक? अगर वो मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान की बनी हुई पहुँचेगी तो कितना फ़र्क पड़ेगा? देखिए, इवेंचुअली तो हमें उसी पे ही जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन अभी स्टिल इंसेंटिवाइज क्या गवर्नमेंट हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे उस तरीके से? या देखें, एक तो ये हमारा टेक्निकल भी प्रॉब्लम है, ठीक है, कि हमारे पास वो एक्सपर्टीज नहीं है, जो हम वो टेक्निकल चीज़ है, लेकिन स्टिल इंडिया मैन्युफैक्चर कर रहा है। और इंडिया ने अभी जब USA ने चाइना पे टैरिफ्स लगाए, तो आज इंडिया USA का सबसे बड़ा पैनल्स का एक्सपोर्टर है, ठीक है। तो एक नेचर तो हमारे इधर भी आ रही है, लेकिन इधर स्टिल मसला ये है कि इंसेंटिवाइज नहीं कर। जैसे अगर गवर्नमेंट टैक्स लगाना चाहती है तो गवर्नमेंट टैक्स ज़रूर लगाए, ड्यूटी लगाए पैनल्स पे, बट फिर लोकल इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज करे कि लोकल प्रोडक्शन हो, ताकि आपके पास एक क्लियर चॉइस हो ना। अगर कोई इंपोर्ट कर रहा है तो उसको पैनल्स महंगे मिलेंगे, लेकिन लोकल मैन्युफैक्चर कर रहा है तो उसको सस्ते में। लेकिन स्टिल वो काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, और कोई, और मेरे ख्याल है उसका भी खाम माल आपको इंपोर्ट ही करना पड़ेगा। ऑब्वियसली वो तो करना, वो तो सबको ही करना पड़ता है, लेकिन स्टिल वो आप अगर खुद मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे तो वो, हाँ, देखें, वैल्यू एडिशन होती है। जब भी आप इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो वैल्यू एडिशन है ना। अगर आप रॉ मटेरियल लाएंगे, उसको इधर प्रोसेस करेंगे, फिर करेंगे, तो वैल्यू एडिशन। अगर सिर्फ हम असेंबली करते हैं तो दैट इज जस्ट अ वेरी लिटिल वैल्यू एडिशन ना। तो वैल्यू एडिशन जितनी करते जाएंगे उतना आपको फ़ायदा भी होगा, और उतनी आपकी प्राइसेस भी और नेचुरली नीचे आ जाएंगी। अभी जैसा लिथियम बैटरीज हैं, पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं, फिनिक्स है, वोल्टा है, एक्साइड है, उन्होंने लॉन्च की हैं, बट स्टिल मसला ये है कि वो उनकी प्राइसेस जो हैं वो कोई रिफ्लेक्ट नहीं करती कि ये हमारे लोकली प्रोड्यूस प्रोडक्ट है। वो प्राइसेस अगर वही रहेंगी तो फिर लोग नेचुरली जो ग्लोबली बड़े ब्रांड्स हैं वो उनकी प्रोडक्ट खरीदेंगे, वो फिर अच्छा, मुझे ये बताएं, जब से ये न्यू पॉलिसी आई थी फरवरी के बाद से, उस वक्त से लेकर एज अ बिजनेस ओनर आप क्या देखते हैं कि क्या आप लोगों को बिजनेस में नुकसान हुआ है, या फिर नहीं, लोग उसी तरह ही चाह रहे हैं सोलर लगवाना, क्योंकि उनको अभी भी फ़ायदेमंद सोलर ही लग रहा है? लोग तो स्टिल अभी भी शिफ्ट कर रहे हैं। उसमें एक तो साथ प्रॉब्लम, अब दोबारा से लोड शेडिंग वाला आ गया। उसके इस्लामाबाद में कम है, इस्लामाबाद के मुज़ाफ़ाती इलाकों में और पंजाब में काफ़ी सारे इलाकों में लोड शेडिंग का ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी लोग शिफ्ट करते हैं नेचुरली।
और सिर्फ फ़र्क ये आ गया कि बेसिकली पहले कस्टमर को कम पैसे लगाने पड़ते थे, अब उनका सेम चीज़ अगर बिल वो ज़ीरो करना चाहते हैं तो उनकी कॉस्ट जो है वो तकरीबन 2.5 टाइम्स हो गई है। अगर पहले वो 10 लाख खर्च कर रहे थे तो अब उनको 20 से 25 लाख खर्च करना पड़ेगा। अब बैटरीज की कॉस्ट है ना, बैटरी की कॉस्ट है ना, उसकी वजह से इन्वर्टर्स भी, हाइब्रिड इन्वर्टर्स भी महंगे होते हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि अगर हम यूटिलाइज़ करते हैं सोलर के साथ जो हुकूमत की पॉलिसी है उसके ऊपर हम आ जाते हैं, तो फिर किस तरीके से रेशो बनेगी और अंदाजे के मुताबिक क्या निकलेगी रेशो के? अगर किस तरह को उन यूनिट्स के आप ओरिजिनल रेट्स पे जब आप लेंगे तो आपका कितना एक बिल आ सकता है? क्या ह्यूज डिफरेंस पैदा करेगा जो फ़र्क है या नॉमिनल आएगा? डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। अब इस पर डिपेंड करता है, जैसे आप दिन को कितनी बिजली इस्तेमाल करते हैं वो आपकी सेविंग्स का। अगर कोई कंज्यूमर है जो दिन को अगर अपनी 30 to 40% एनर्जी कंज्यूम कर लेता है तो वो डायरेक्टली कंज्यूम कर सकता है, ठीक है, तो उसमें उसकी वो स्ट्रेट अवे एक बचत है। लेकिन मोस्टली घरों में दिन में 20 से 25% यूज़ होता है, बाकी सारा शाम का यूज़ होता है। तो अब उसमें जब आप जाते हैं तो उसमें काफ़ी मेजर डिफरेंस है। जैसे पहले 10 किलोवाट सिस्टम के हम एग्जांपल ले लेते हैं, वो गर्मियों के महीनों में मंथली अराउंड 1500 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और आप एक्सपोर्ट करते हैं 800 to 1000 यूनिट्स। अब वो पहले 800 to 1000 यूनिट्स आप एक्सपोर्ट करते थे तो वो आप उतने यूनिट वापस इस्तेमाल कर सकते थे, तो उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू जो होती थी 1000 यूनिट्स की वो नहीं, मॉनेटरी टर्म्स में अगर आप उसको करें तो टैक्स मिला के दैट वाज अराउंड 60,000। अब आपसे वापडा जो है वो यूनिट परचेज करता है 11 रुपीज़ है, उसमें जब टैक्स डिडक्ट करते हैं तो कम्स टू अराउंड 9 रुपीज़। तो अब आप वो 1000 यूनिट जो है वो 60,000 की बजाय 9,000 का एडजस्ट होगा, तो दैट इज़ 5 टाइम्स डिफरेंस। तो वो उसमें आपको फिर वो जो पहले बिल ज़ीरो होते जाते थे या तो हैदर साहब, मुझे ये समझ आई कि अब जो भी नया सोलर लगवाएगा उसको कोई भी फायदा नहीं है वैसे तो, सीधा सीधा बस यही है कि दिन को आप उसको स्टोरेज अगर स्टोरेज से अगर वो हट के ग्रीन मीटर हो, नेट मीटरिंग पे अब वो फायदा नहीं, अब सिर्फ यही फायदा होगा कि जब बिजली नहीं होगी तो आपके पास बिजली होगी, अदरवाइज तो आई थिंक नहीं। अच्छा, ऑन ग्रिड सिस्टम में ये नहीं होता, वो बिजली बंद होने पे सिस्टम बंद हो जाता है। यू कैन नॉट, ग्रिड टाइड सिस्टम जो है वो आप बिजली बंद होने पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब बैटरी होगी तब ही कर सकते हैं। वो उसके लिए भी हाइब्रिड होना, बैटरी ना भी हो, हाइब्रिड सिस्टम से बगैर बैटरी के भी दिन में चलते हैं। अच्छा, वो कैसे? दिन में डायरेक्टली सोलर से पावर करता है। ओह यस, ठीक है। तो मतलब इट इज नॉट रिकमेंडेड, स्टेबिलिटी के लिए बैटरी होना जरूरी है, बट ये प्रोविजन होती तो है। नहीं चल सकता ना, हाँ, शाम के टाइम आपको बैटरी से। अच्छा, अब अगर हम बात करें तो ये तो हमारी हो गई जो हमने प्रीवियस बात कर ली कि क्या था, क्या हुआ और कैसे अभी होने लगा है। बजट की अगर हम बात करें, बजट आने वाला है और जाहिर है इससे बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी जुड़ी हुई है, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को बहुत सारी तशवीश भी है कि आखिर इससे मजीद कितने टैक्स लगेंगे। इस वक्त आपको क्या लगता है, बीइंग अ बिजनेस ओनर, ठीक है, कि क्या गवर्नमेंट को चाहिए कि वो बिजनेसेस को इंसेंटिवाइज करें, उनको इंसेंटिव से, ताकि वो एक, क्योंकि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज ही लेड जो है दैट लेड्स टू ग्रोथ, राइट? सो आपको क्या लगता है कि इस वक्त गवर्नमेंट को किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि हम एटलीस्ट इंटरनली एक स्टेबिलिटी की तरफ, क्योंकि अभी तक हम स्टेबिलिटी और ग्रोथ के बीच में ही झूल रहे हैं। असल प्रॉब्लम ये है कि स्टेबिलिटी का इशू ये है कि हमारी पॉलिसीज कंसिस्टेंट नहीं रहती, ठीक है, बहुत हैपहैज़र्ड चेंज होता है किसी भी चीज़ पे। जिस तरह अभी लिथियम बैटरी की हम बात कर रहे थे, तो अभी जब गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज की तो साथ ही गवर्नमेंट ने लिथियम बैटरीज पे ड्यूटी भी बढ़ा दी, ठीक है। तो अब वो ये सब चेंजेस आप उससे इंडस्ट्री को एक सडन शिफ्ट जब करते हैं तो उससे सारे बिजनेस से इम्पैक्ट होता है। और ये सिर्फ हमारी इंडस्ट्री का मसला नहीं, सब इंडस्ट्री का मसला है कि पॉलिसीज ओवरनाइट चेंज हो जाती हैं। तो उसमें कंसल्टेशन बिजनेसेस से ज़रूरी है, उसका इम्पैक्ट स्टडी करना, ठीक है, कि सिर्फ अगर आप एक पेपर पे टारगेट्स हैं आपके, आपने टैक्स से टारगेट पूरे करने हैं तो वो आप 10 चीज़ों पे लगा के पूरे कर सकते हैं, लेकिन उसका जो असल इम्पैक्ट सारिफ पे जाता है या बिज़नेस पे जाता है तो वो ओवरऑल आपकी ग्रोथ को बहुत हैम्पर करता है। हम पिछले 3 साल से हमारे ग्रोथ का टारगेट हम कभी भी 4% रखते हैं, 4.5% रखते हैं, अचीव नहीं कर सकते। उसमें बहुत बड़ा हम रखते तो है, लेकिन वो पूरा हाँ, कभी लेकिन हो वो नहीं उसमें पाता। प्रॉब्लम भी है ना कि हमारे बिजनेसेस ग्रोथ, फाइनेंसिंग का बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में। कोई बिजनेस को फाइनेंसिंग आपके पास, क्योंकि गवर्नमेंट खुद बैंक से इतने सारे कर्जे लेती है, तो फाइनेंसिंग फिर बैंक्स के लिए कोई ज़रूरी नहीं रहता कि वो
स्मॉल बिजनेसेस को लेंड करें या मीडियम बिजनेस, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कोई भी छोटा कारोबारी है जो आप कर्जा लेना चाहे तो उसके लिए बहुत मुश्किल है कि वो जाके फाइनेंसिंग ले सके। और ऑब्वियसली ग्रोथ के लिए आपको फाइनेंसिंग की जरूरत है। आपने कभी भी कोई भी चीज़ अपने बिजनेस को ग्रो करना है, स्केल उसका बड़ा करना है, तो आपको फाइनेंसिंग की जरूरत है। तो वो पाकिस्तान में आपको प्राइवेटली अरेंज करनी पड़ती है। अच्छा हैदर, अगर मैं बात करूं सोलर इंडस्ट्री की पर्टिकुलरली, तो आपको क्या एक्सपेक्टेड है कि इस बजट में सोलर के हवाले से क्या कुछ तब्दीली आने वाली है? देखें, एक ही पहले से बाकी तो सब चीज़ों पे, बैटरीज पे और इन्वर्टर्स पे तो पहले से 18% टैक्स है, वो उस पर तो कोई चेंज नहीं है। ड्यूटीज़ कोई बढ़ नहीं रही हैं, ये सेल्स टैक्स की बात हम करें। पैनल्स के ऊपर जो है वो है, वो अब आज पता चल जाएगा। फाइनेंस बिल, इंपोर्ट ड्यूटीज पे कोई चेंज नहीं है, इस पे सेल्स टैक्स बढ़ा है। सोलर पैनल पे इस वक्त करंटली सेल्स टैक्स है 10%, तो ये रूमर्स हैं कि उसको इंक्रीज करके 18% पे स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं जो बाकी सब चीज़ें। तो अब वो ऑब्वियसली वो 8% का इम्पैक्ट होगा, प्राइस बढ़ेगी, ऑलरेडी है कुछ उसके बाद होने का, लेकिन स्टिल वो साथ अभी कल से आ रहा है कि नहीं कर रहे। तो आप वो फाइनेंस बिल आज पेश होगा, बिल पेश होगा तो पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या। इफ वी टॉक अबाउट अदर एनर्जीज, तो ऐसा कौन सा सिस्टम है सोलर से भी जदीद जो अब आ गए हैं और उनकी तरफ जो है वो जा रही है? देखें, अल्टरनेटिव एनर्जी आपके पास काफ़ी सारे उसमें चीज़ें होती हैं, लेकिन अब एक रेजिडेंशियल सार्फ के लिए ना वो उसके लिए सोलर ही ऑप्शन है, क्योंकि ट्राइड एंड टेस्टेड है, लॉन्ग लाइफ है और आपके हर तरह के। कितनी लाइफ होती है वैसे सोलर की? एक सिस्टम इज डिजाइन फॉर 25 इयर्स लाइफ, उससे बियॉन्ड भी चलता है, लेकिन अभी इंस्टॉलेशन जो हैं वो सोलर पैनल्स को मजीद सस्ता करने के लिए क्या करना चाहिए? लोकल प्रोडक्शन को इंसेंटिवाइज करना चाहिए, क्योंकि आप जब तक आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो आप हमेशा डिपेंडेंट रहेंगे, जिधर से वो आ रहा है डॉलर की प्राइस पे डिपेंडेंट रहेंगे, जो है वो पॉलिसी से, उनकी पॉलिसी से। बहुत शुक्रिया हैदर साहब आपका आने के लिए। और बजट पे यही चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि जो हमारी आम जिंदगियों से रिलेटेड हैं उसके ऊपर बात की जाए। लेट्स टेक अ ब्रेक जी, वापस आते हैं और फिर एक और ताजिर बरादरी के जो है प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद होंगे और बात करेंगे ज़रा सिंध के हवाले से। हमारे साथ फिर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक व्यूवर्स। ख़वातीन और हज़रात, लास्ट सेगमेंट में हम लोग अगेन टैक्स के हवाले से बात करेंगे, लेकिन ज़रा कारोबारी अफराद को जो है वो जानने की कोशिश करेंगे उनकी क्या तजावीज़ हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या मुतालबात हैं हुकूमत से इस बजट में। और कारोबारी हलकों का कहना है कि बढ़ते हुए टैक्सेस मामलात हैं, महंगी बिजली और गैस का मसला है, दरामदी अखराजात भी हमारे सामने, और वन विंडो ऑपरेशन किसी जगह पर मौजूद है नहीं, पेचीदा टैक्स का निज़ाम भी है, और फिर एट दी एंड उसके अलावा ये जो सूरत हाल है एनर्जी क्राइसिस की वजह से, या बिज़नेस ऑनर्स रात को 8 बजे 9 बजे जो कारोबार अपना बंद कर रहे हैं उसकी वजह से बहुत बड़ा एक लॉस हो रहा है। तकरीबन हफ्ते के 5 दिन तो ये लॉस उनको बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी नौकरी पेशा फ़र्द या बिज़नेस ऑनर भी शाम के औकात में घर से बाहर निकलने के लिए जब जाना चाहता है तो 7-8 बजे के बाद ही जाना चाहता है, और हर जगह पे वो क्लोजिंग हो चुकी होती है। वीकेंड पे जो है वो बंदा दिन को शॉपिंग कर लेता है, लेकिन बाकी 5 दिन ये बिज़नेस ऑनर्स को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। चाहे हम रेस्टोरेंट्स की बात करें, शॉप्स की बात करें, छोटे कारोबार की बात करें, बड़े कारोबार की बात करें, पूरी मार्केट को ये लॉस है और इसका पूरे मुल्क को जो है वो लॉस बर्दाश्त करना पड़ेगा। और एट द एंड फिर आप टैक्स भी इतना ज़्यादा इंपोर्ट लगा देंगे, और फिर वो टैक्स जब पे करने का मसला होता है तो फिर उस पर और ज़्यादा प्रॉब्लम सामने आ जाती हैं। इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, और ख़ास तौर पे सिंध के हवाले से भी जो है वो हम बात करेंगे, वहाँ की हुकूमत को वो कैसे देख रहे हैं। सूबाई बजट जो है वो जब पेश किया जाएगा तो उसमें कैसा होगा, और इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कितनी साजगार है वहाँ की कारोबारी बरादरी के लिए। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ ऑल पाकिस्तान ट्रेडर एसोसिएशन सिंध जनाब जावेद कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। जावेद साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि क्या तजावीज़ हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और क्या मुतालबात हैं इस बजट के हवाले से कारोबारी बरादरी के? वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया आपका। देखिए जी, आज बजट पेश होना है और सूरत हाल है कि ताजिर बरादरी ने कोई बहुत बड़ी उम्मीद हुकूमत से नहीं लगाई हुई कि ताजिर बरादरी को कोई रिलीफ दिया जाए या आम आवाम को। सूरत हाल ये है कि मुतवातर हमारी मीटिंगें होती रही वज़ीर मुमलिकत बिलाल कयानी साहब से, और उसमें कुछ तजावीज़ हमने दी
उसके अंदर एक आसान टैक्स स्कीम हुकूमत ने मुतारिफ कराई है। हमने उसे खुशाइन कहा है और आने वाले वक्त में इस बजट में और जब ये पास होगी तब इसकी सही सूरत हाल वाज़ेह होगी। लेकिन सूरत हाल ये है कि हमारे मुल्क की बदकिस्मती यह है 28.9% इस वक्त गुर्बत मुल्क के अंदर है। 59 लाख अफराद बेरोजगार हैं। ये इंतहाई परेशान कुन बात है। मुल्क ऐसे तरक्की नहीं करता जिस तरीके से हुकूमत जिस तरीके से झूठा एक बयानिया बनाकर और आवाम को यानी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि जी हमारी परफॉर्मेंस बेहतर है, 32 में से 16 इदारों में हमारे बेहतरी आई है। लेकिन ताजिर बरादरी के साथ सबसे बड़ा अहम मामला यह है, एक तो उन्हें महदूद एनर्जी सेविंग के सिलसिले में महदूद टाइमिंग दी गई और आपने देखा कि इस्लामाबाद और दूसरे चारों सूबों में भी यही मामलात हुए। हमने उन हुकूमत के साथ और सूबाई हुकूमतों के साथ भरपूर ताउन भी किया और हमें 8-10 दिन के लिए एक रिलीफ भी दिया गया हुकूमतों की तरफ से कि ईद का सीजन अच्छे तरीके से टाइमिंग खत्म कर दी गई। लेकिन अब इसके अंदर हमारे मुल्क के अंदर की दुनिया का कोई कानून ऐसा नहीं है कि टर्न आउट के ऊपर आप टैक्स लें। इनकम टैक्स होता है इनकम के ऊपर, लेकिन बदकिस्मती है यहाँ तो कानून मौजूद है और ऐसा कानून बनाया जाता है कि आपके अकाउंट के अंदर जितना ज्यादा टर्नओवर होगा उसके ऊपर आप पर टैक्स लगेगा। ये कानून कैसे बना, क्यों लगता है ये टैक्स, आज तक ना हुकूमत हमें समझा पाई और ना हम समझ पाए। देखिए इनकम टैक्स का मकसद है कि जो आपने कमाया आपके एक्सपेंसेस निकालने के बाद जो आपकी सेविंग हुई है उसके ऊपर आपका टैक्स बनता है और वो हुकूमत को लेना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम ताजिर बरादरी ने हमेशा हुकूमत के साथ ताउन किया टैक्स के मामलात में, लेकिन हुकूमत क्या करती है, एक बात जरूर हमसे करती है लेकिन उसके बाद उस बात से वो इनकार हो जाती है। हमारी एक दरीना मुतालबा था कि टैक्स रिटर्न फॉर्म आसान 1 पेज में किया जाए और मुकामी जुबान पे। हुकूमत ने ये किया, हम उसे अप्रिशिएट करते हैं। ऐसे नहीं है कि हुकूमत के हर इकदाम की हम जो है बिला वजह की मुखालफत करते हैं। ये खुशाइन बात थी और हमारा एक बहुत पुराना मुतालबा था और इसके लिए हमने काफी जद्दोजहद भी की, मुतवातिर हुकूमती मीटिंगों में भी हमने किया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, मैं तो यही कहूंगा। लेकिन आज जो बजट पेश होने जा रहा है, अब आप देखें हमारा एक्सपोर्ट की सूरत हाल यह है कि वो हमारा जो है वो उस पर ज्यादा अपना जो है ऑयल प्राइस के बढ़ने की वजह से हमारा एक्सपोर्ट पे बहुत ज्यादा प्रेशर है और वो हमारा जो टारगेट है वो पूरा नहीं हो पा रहा। दूसरी बात है कि हमारी जो ज़राअत है वो बर्बाद है इस वक्त, और आप देखें जो हमारा राइस भी जो एक्सपोर्ट होता था वो भी उसकी जो है वो कम हुआ, उसकी वजह से हमारा अच्छा जावेद साहब, खासी इस वक्त बजट में अगर मैं बात करूं सबसे बड़ा मसला आपको जो है वो क्या दरपेश लगता है या जिसके खदशा जो है वो आपके सामने है वो क्या है? देखिए ताजिर बरादरी हमें सबसे बड़ा जो ताजिर बरादरी सबसे मसला महंगाई है। जब एक आदमी की कुव्वत खरीद नहीं होगी, ताजिर बरादरी की सेलें नहीं होगी, उनके घर का चूल्हा नहीं जलेगा तो वो कैसे गुजारा करेगा? आपको पता है कि एक शॉप पे 2 से 3 मुलाजमीन काम करते हैं, यानी वो 2-3 खानदान काम करते हैं। हम सारे दिन सेल क्या नाम कस्टमर का इंतजार करते हैं और वो कीमतें जब आता है और वो कीमतें पूछता है और मायूस होकर लौट जाता है। इस तरीके से सेलें ना होने की वजह से हमारे दोनों ईद के ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की सेलें हमारी ड्रॉप हुई है। हर साल हमारी सेलें ड्रॉप हो रही हैं। वो सिर्फ और सिर्फ महंगाई है और महंगाई हुकूमत से कंट्रोल नहीं हो रही, ये तो हुकूमत भी एडमिट करती है। हुकूमत को फौरी तौर पर महंगाई के लिए हर आदमी ने, अब मुझे बताएं पेट्रोलियम लेवी जब भी इनका टारगेट पूरा नहीं होता लेवी ज्यादा बढ़ाने की बात होती है जी। मुझे बताया कि ये क्या अच्छा, और अब भी ये जो है इसके ऊपर अब जनरल सेल टैक्स की भी बातें हो रही हैं। आज वो बजट आएगा तो उसके बाद कह 19% कर दिया जाएगा, एक मजीद बढ़ा दिया जाएगा। तो इससे मुझे बताया कि महंगाई बढ़ेगी, महंगाई कम नहीं होगी। लेकिन जहां लोगों को सब्सिडी देनी चाहिए हुकूमत को, उस शोबों में नहीं देती। इनके शाहाना खर्च में कमी नहीं आती। एनर्जी सेविंग की बातें जरूर करते हैं। मैं एक 17 ग्रेड के ऑफिसर को देखता हूँ, वो डबल कैबिन जो गाड़ी जो है वो इस्तेमाल करता है। क्या मेरे समझ में नहीं आता कि मुल्क हमारा ये अफोर्ड कर सकता है? ऐसा क्यों होता है? उनको नहीं करना चाहिए कि शारी का काम यह है कि मैं अपने घर से शुरू करूं। हुकूमत
आप जो है क्यों नहीं कमर्शियल परवाजों में सफर करते हैं, आप चार्टर तैयारे आप लेकर जाते हैं, डोमेस्टिक परवाज हो, इंटरनेशनल परवाज हो, आपका डेलीगेशन इतना बहुत ज्यादा है, आपका कानवर 30-30 गाड़ियों का है। मुझे पता है आप दर्स हमें देते हैं कि जी वो एनर्जी सेविंग करनी चाहिए और मुल्क हमारा अफोर्ड नहीं करता, इनका प्रोटोकॉल शाहाना है। यही हम जब यूके जब जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि उनका प्राइम मिनिस्टर 1 या 2 गाड़ियों में उनका प्रोटोकॉल होता है, लेकिन हमारे यहाँ का प्रोटोकॉल मुझे नहीं समझ आता कि वो इतना बड़ा हाई प्रोटोकॉल है। कभी सिक्योरिटी खदशात का बहाना लिया जाता है। तो ये चीजें जो हैं वो हमारा मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। हमें सोचना पड़ेगा, हमें इस मुल्क के लिए कुछ करना पड़ेगा। ताजिर बिरादरी ने हमेशा हुकूमत से ताउन किया है, आज भी इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए खून का आखिरी कतरा बहाने के लिए भी ताजिर बिरादरी तैयार है। और इंशाल्लाह ताला इस मुल्क के खातिर जो भी कुर्बानी ताजिर बिरादरी ने पहले भी दी है और इंशाल्लाह आइंदा भी देती रहेगी। हम इस मुल्क की खुशहाली चाहते हैं, आम आवाम की खुशहाली चाहते हैं, ताजिर बिरादरी की खुशहाली चाहते हैं। लेकिन ये मामलात हुकूमत ने और ताजिर बिरादरी ने और दूसरे जो भी इदारे उन्होंने बैठकर इससे तय करना है, उनका एक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अब वो 17 ग्रेड का ऑफिसर तो वो उसके ठाट बाट, मुझे यूं लगता है कि वो एक मिनिस्टर से ज्यादा उसके ठाट बाट है। इन्हें भी थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है। सर आपको क्या लगता है 2019 में अगर सिंध में गुर्बत की जो सतह थी, वो उसका जो नंबर है वो 24% थी, तो वो अब जो है वो बढ़ गई है और 35 पे पहुंच गई है 2026 के मुताबिक। इसकी वजूहात क्या हम ये भी इवन कह सकते हैं कि जो छोटे और बहुत छोटे लेवल पे हम कारोबार की अगर बात करें तो जाहिर है अगर इतने टैक्स दिए जाएंगे तो आखिर आमदनी का जो जिस पे बेनिफिट मिलता है उसी घराने को वो मिल ही नहीं पा रहा, क्योंकि वो सारे पैसे तो शायद कहीं ना कहीं टैक्स में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग कारोबार जो है वो छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। आई इवन नो फ्यू पीपल जिन्होंने कैफे खोले थे, बट कुछ टाइमिंग्स की वजह से उन्हें इतना लॉस हुआ कि वो सस्टेन ही नहीं कर पाए और उनको बंद करना पड़ा। सो ये जो गुर्बत की सतह जो है वो बढ़ती ही जा रही है, लेकिन हम जो है उस पर फोकस करने के बजाय कि हम उनको मराहत दी जा सके, हम मज़ीद टैक्स बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमें मुल्क की स्टेबिलिटी चाहिए, हमें मुल्क की ओवरऑल इकोनॉमी की स्टेबिलिटी चाहिए। लेकिन वो तो तभी आ सकती है जब हमारी आवाम स्टेबल होगी। बहुत जबरदस्त आपने बात की, मैं आपकी तमाम बातों से 100% इत्तेफाक करता हूं। और आपने जिन चीजों की निशानदेही की है हकीकत में यही है। आप देखें किसी भी चीज का इलाज जो हुकूमत करना जो चाह रही है वो क्या करती है, टैक्स को बढ़ाती है। हम ये चाहते हैं टैक्स का दायरा कार बढ़ाया जाए, जो हम पहले दिन से हमारा मुतालबा है। जो लोग टैक्स नहीं देते टैक्स नेट बढ़ने की जरूरत है, ना कि उन ना कि आप जो लोग टैक्स दे रहे हैं उन पे मजीद टैक्स का बोझ डाल दिया जाए, उन्हें कोई रिलीफ नहीं है। हमारे मुल्क का कानून ऐसे है, जो टैक्स देता है उसी को मजीद टैक्स के बोझ तले दबा दिया जाता है। लेकिन जो टैक्स नहीं देता वो आजाद है, वो घूमता फिरता मौज करता है, वो उनके क्या नाम दायरे इख्तियार में ही नहीं है। कम अज कम आप इतना देखें, महंगाई का रेशो तब बढ़ता है जब टैक्सेस की भरमार होगी, आम आदमी की कुव्वत खरीद से आज चीज बाहर होगी, तो कैसे होगा। और आपने जो निशानदेही की कैफों की और छोटे दुकानदारों की, ये बिल्कुल आपकी बात 100% दुरुस्त है। लोगों ने अपना कारोबार किया और गुर्बत की लकीर से नीचे जो आए हैं, उसकी मेन वजह यही है कि सिंध के अंदर इस वक्त गुर्बत की जो शरह है बहुत ज्यादा बढ़ रही है और आने वाले वक्त में मजीद बढ़ेगी। और हुकूमत इसे कंट्रोल करने की जरूरत है हुकूमत को। लेकिन हुकूमत अपना एक ही फार्मूला उसके पास है, जैसे कोई किसी डॉक्टर के पास जाए, नजला बुखार हो गया, वो डायरेक्टली एक एंटीबायोटिक लिख देता। हुकूमत एक एंटीबायोटिक से इलाज करना चाह रही है ताजिर बिरादरी का और आवाम का। जरूरी नहीं है हर बीमारी का इलाज एंटीबायोटिक से हो। जावेद साहब, ताजिर बिरादरी के लिए अगर साजगार माहौल की बात करें, आप चूंकि सिंध के अंदर मौजूद हैं, सिंध में बहुत बेहतर जानते होंगे, लेकिन आपके दोस्त अहबाब पंजाब में मौजूद होंगे, खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद होंगे, बलूचिस्तान को थोड़ा सा हम साइड पे रखते हैं, वहाँ पर और बहुत सारे मसाइल हैं, कारोबारी अफराद पाकिस्तान के पूरे मतलब उस तरीके से उधर से मुंसलिक नहीं है। लेकिन इन तीनों सूबे में इस वक्त अगर हम छोटे कारोबार की बात करें और सामान ये बाज़ारों की बात की जाए, शहरों के सदर इलाके की बात की जाए, जहाँ पर ज़्यादातर बिजनेसेस होते हैं, साजगार माहौल ज़्यादा कहाँ पर फराहम किया जा रहा है, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में या सिंध में जो है वो किया जा रहा है?
देखिए, आपने एक बड़ा चुभता हुआ सवाल किया है और मैं अपनी इस पे राय दूंगा। मैं जिस सूबे में बैठा हूं तो हमारे हुकूमत गुजरा नाहक होते हैं। देखिए, हम कराची जैसे इकनॉमी है और 68% तक टैक्स दिया जाता है। आप देखें कि कराची की सूरत हाल ज्यादा कमाता है, लेकिन इसके बरखिलाफ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह है कराची का। आप उनके रोड, सेवरेज, पानी, ना वहाँ पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। उसके मुकाबले में गवर्नेंस मैं आज भी ये दयानतदारी से कह सकता हूँ, जो चारों सूबों में है वो पंजाब की हमसे बेहतर है, न कि सिंध की। अब ये बात तो मैंने आपके ऑन एयर प्रोग्राम में कह दी। अब मुझे पता है ये बातें मुझे बाद में बर्दाश्त करनी पड़ेगी। I know, कि आप मीडिया जब मीडिया पे बैठकर देखे, सिंध हमारा सूबा है, हम यहाँ पैदा हुए हैं, ये मिट्टी हमारी है, ये मुल्क हमारा है। लेकिन हम खुदारा अपील करते मुतवातर हमने हुकूमती लोगों को कहा है कि अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करें। परफॉर्मेंस की जरूरत है, डिलीवर करें। आप लोग आज 20 से 26 के अंदर मौजूद है। लोग कहां से कहां पहुंच गए। बांग्लादेश, श्रीलंका, हमारे पड़ोसी मुल्क में, मैं अब पड़ोसी मुल्क इंडिया, आप उनके देख लें, उनके मुकाबलों में हमारा एजुकेशन का जो है वो रेशो कहां से कहां है। वहां की पर पर्सन इनकम जो है, आज हमें बताया जाता है $1,900 फी का आमदनी फी बंदे की है, और पिछले साल जो 1,700 कुछ रुपए थी वो हमने बढ़ी है। ये ढंगूसले हैं, कुछ नहीं है। हकीकत में हम खोखले हैं। हमें जरूरत है आम आदमी को, ताजिर बिरादरी को रिलीफ दिया जाए। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से हुकूमत सिंध से भी और वफाकी हुकूमत से भी ये दरख्वास्त करता हूँ, खुदारा अवाम की बेहतरी के लिए आप स्कीमें लेकर आएं, अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दे, ताजिर बिरादरी को रिलीफ दे। इस मुल्क की मईशत को चलाने वाले लोग ताजिर है। क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक आप बताएं, जब पाकिस्तान जब वजूद में आया था, सबसे पहले इन ताजिरों ने ही अपने बैंक कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब को वो अपने चेक दिए थे कि चाहे जी आप अपना पैसा ले ले। और आज भी ताजिर बिरादरी को क्रिटिसाइज किया जाता है कि ताजिर बिरादरी टैक्स नहीं देती। हम बिजली के बिलों में जो टैक्स हाँ, वैसे जावेद साहब ये वाली बात तो बिल्कुल की जाती है कि सैलरी पेशा अफराद जो हैं सिर्फ वही टैक्स दे रहे हैं और कारोबारी अफराद टैक्स नहीं देते। ये बड़े पैमाने पर इसके ऊपर जो है वो बात की जाती है। और देखिए, ये एक बात बनाई जाती है, लेकिन ये हकीकत ऐसे नहीं है। आप ये देखिए कि 1 करोड़ ताजिर जो कमर्शियल मीटर है एडवांस इनकम टैक्स दे रहा है। क्या वो आम सारिफ दे रहा है? नौकरी पेशा बंदा दे रहा है? वो आम ताजिर दे रहा है। वो पैसे कहाँ जाते हैं? वो फिगर मैं आपको सामने रख दूं, जो इस वक्त मेरे सामने मौजूद नहीं है फिगर, वो बहुत बड़ी फिगर है। तो वो हमें हमारा वो पैसा जो इनकम टैक्स में जाता है एडवांस, वो इनको नजर ही नहीं आता। वो कहते हैं टैक्स ही नहीं देते। तकरीबन 96% लोग इनडायरेक्टली टैक्स देते, 4% डायरेक्टली है। 16,000 का FPR का स्टाफ है। मुझे बताया इसकी जरूरत नहीं है। सर, आपको क्या लगता है, आपके मुताबिक या आपकी ताजिर बिरादरी के मुताबिक हुकूमत को रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कौन से मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने चाहिए बजाय टैक्स बढ़ाने के? देखिए, मैं आपसे पहले भी अर्ज कर चुका हूं, मैं चाहता हूं टैक्स का दायरा-ए-कार बढ़ाया जाए। अब मैं कुछ लोगों का नाम लूंगा मीडिया पे बैठकर, फिर दोस्त हमारे नाराज होते हैं। आपको पता है कि टैक्स कौन देता है और कौन नहीं देता। जो टैक्स नहीं देते उनको क्यों नहीं टैक्स के दायरे लेकर आते हैं? क्या उनके पर चलते हैं वहां तक जाते हुए? मुझे समझ में नहीं आता। क्या हुकूमत को पता नहीं है कि कौन टैक्स दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है? आप हम उनका लिविंग स्टैंडर्ड देखें और उनके टैक्स की रिटर्न आती नहीं है, वो फाइलर ही नहीं है। वो जैसे दिल चाह रहा है, जैसे यूटिलिटी बिल में कोई बिजली जो चोर है वो डायरेक्ट कनेक्शन लगाता है और जो ऑलरेडी जो बिल दे रहा है उसके ऊपर डिडक्शन मार देते हैं। इस मुल्क का कानून तो ये बनाया हुआ है। भाई, आप जुल्म उसके ऊपर क्यों कर रहे हैं जो पूरा पैसे दे रहा है? आप जुल्म उसके ऊपर करें जो चोर है। आप चोर को पकड़ते ही नहीं, और जो शरीफ आदमी है जो इस मुल्क की बेहतरी चाहता है, आप उसी को मजीद उस पर बोझ डाल देते हैं। ये निजाम ऐसे चल नहीं पाएगा। इस निजाम में बेहतरी की जरूरत है। आप अपना टैक्स का दायरेकार बढ़ाएं। जो लोग टैक्स नहीं देते उनको टैक्स में लेकर आए तो मुल्क चल सकता है। ऐसे मुमकिन नहीं है। आखिर ये बोझ कब तक वो टैक्स पेयर लोग उठाते रहेंगे जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, डिफॉल्ट कर रहे हैं, अपना माल जो है वो गुजारा कर रहे हैं। आखिर कब तक ये तमाम चीजें खत्म हो जाएगी? लोग खुदकुशियां क्यों कर रहे हैं?
लोगों के ऊपर कर्ज बढ़ रहा है, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, वो क्या करें, अब किस रास्ता इख्तियार करें। सर, आपको लगता है कि अगर नेट टैक्स का दायरा कार बढ़ा दिया जाए तो हम इतने स्टेबल हो सकते हैं कि हम इवन ग्रोथ की तरफ भी जा सकते हैं, और हो सकता है कि अनकरीब हमें IMF से भी छुटकारा मिल जाए? देखिए, IMF अवाम की जरूरत नहीं। मैं आपको बता देता हूँ कि आज हमें आने वाले वक्त में IMF ये कहेगा कि आपने सोना इस पे, नाश्ता इस वक्त करना है, लंच आपने इस वक्त करना है, डिनर आपका ये टाइम है। IMF को हमने अपने अंदर, हमारे अंदर इतना मुसल्लत कर दिया गया है कि हम उसकी बगैर मर्जी के कोई काम कर ही नहीं पा रहे। यार, आप क्यों इतनी सख्त शराइतों पर आवाम को क्यों मजबूर करते हैं? आप उनकी जायज शराइतें हैं, मैं मानता हूं कि हमें IMF की जरूरत है, हम उससे छुटकारा पाने के लिए यही है कि आप टैक्स का दायरा कार बढ़ाएं। IMF तो आपसे, देखिए, मैं एक आम जनरल बात करता हूं, मेरे पास कोई आता है कोई उधार लेने के लिए, मैं पहले उससे पूछता हूं कि तेरी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। IMF भी यही करता है कि आप पैसे हमें कैसे लौटाएंगे। जब हम पैसे लौटाने की पोजीशन, वो कहता है जी फला फला सेक्टर पे आप मजीद टैक्स बढ़ाते हैं, हम एग्री कर जाते हैं। अब मुझे बताएं कि टैक्स बढ़ाने से ये तो इस चीज का इलाज नहीं होगा, वो तो महंगाई की शरह और मजीद बढ़ेगी, बेरोजगारी में मजीद इजाफा होगा। हमें सस्ती एनर्जी की तरफ जाना चाहिए, जो कि एक सबसे बेहतर है वो सोलर, उसके ऊपर भी आपने मजीद टैक्स बढ़ा दिया। अब इस बजट पे भी बातें हो रही हैं कि मजीद इस पर टैक्स लगाया जाएगा। नेट मीटरिंग का निजाम भी आपने वो पॉलिसी रोज कभी कहते नहीं कर रहे चेंज, अब कर रहे हैं। तो मुझे बताएं, आपने IPC से जो वायदे किए हैं वो आवाम की बेहतरी के लिए हैं, वो मेरी तो नहीं आई, वो आपकी हैं, किसी के नहीं, उनकी हैं जिनकी हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्यों नहीं उनसे इतने सख्त वायदे आपने किए। हमारी उनकी आप उनसे लाइट ले ना ले, लेकिन उनकी प्रोडक्शन के मुताबिक आपने उनको पेमेंट करनी है। यार, ये कौन सा कानून है? ये मुझे पता है कैसे गुजारा होगा। और अब ये कानून हम जाते हैं बदलेगा? अल्टरनेट एनर्जी की तरफ। कानून तो बस अल्लाह से हम दुआ ही कर सकते हैं। आप भी दुआ कीजिए हमारे इस मुल्क के, फिर अल्लाह ताला पर बहुत शुक्रिया जावेद साहब, अल्लाह बेहतर करे। जावेद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया। आपके जज्बात नो डाउट बड़े जेन्युइन हैं, रियल हैं कि जिस सूबे के आप ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पर बेहतरी की ज़रूरत है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान को बेहतरी की ओवरऑल ज़रूरत है। लेकिन हाँ, मौजूदा सूबाई हुकूमतें जो हैं उनको अपने सूबे के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत है, और जहाँ चोट लगती है वहीं से दर्द की कराहट और चीखें उठती हैं। और वही टीसें हमने सुनी कि हमारी ताजर बिरादरी ज़ाहिर है परेशान है। इस बार हम भी यही तवक्को कर रहे हैं कि टैक्स को मज़ीद ज़्यादा करने के बजाय अगर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ जो कि मुल्क की रीढ़ की हड्डी की तरह वो भी काम कर रहे हैं, ज़ाहिर है वो उनका रेवेन्यू जनरेट होगा तो ही मुल्क में इकॉनमी जो है वो थोड़ी स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। और एक बार स्टेबिलिटी आएगी तभी हम ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। सिर्फ टैक्स बढ़ाने से हम ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये बजट हमें थोड़ी बहुत शायद फैसिलिटेट कर पाए। ख़वातीन और हज़रात, आज के प्रोग्राम से मुझे और नाज़िश खट्टर को दीजिए इजाज़त। मुलाकात होगी आप लोगों से मंडे को। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।